मुंबई की उस काली और डरावनी रात में आसमान अपना सीना चीरकर रो रहा था और शहर की सड़कें किसी उफनते हुए दरिया में तब्दील हो चुकी थीं। मूसलाधार बारिश की बूंदें सिटी अस्पताल की पुरानी और धुंधली खिड़कियों पर गोलियों की तरह बरस रही थीं और बाहर चल रही तेज हवाओं का शोर किसी भूखे भेड़िए की तरह गूंज रहा था जो अपनी शिकार की तलाश में भटक रहा हो। अस्पताल के अंदर का माहौल बाहर के मौसम से बिल्कुल अलग था, जहां फिनाइल की तीखी गंध और दवाइयों की महक ने हवा को भारी बना दिया था और सन्नाटे को केवल कभी कभी बजने वाले मॉनिटर की बीप या किसी मरीज के कराहने की आवाज ही तोड़ रही थी। रात की पाली में काम करने वाली नर्स अंजलि अपनी मेज पर बैठी थी और उसकी आंखों में थकान के साफ निशान थे, लेकिन उसका कर्तव्य उसे सोने की इजाजत नहीं देता था, क्योंकि वह जानती थी कि इस तूफानी रात में मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। अंजलि एक साधारण कद काठी की महिला थी, जिसकी उम्र 35 के करीब थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो समय से पहले आई जिम्मेदारियों और अकेलेपन की कहानी बयान करती थी। अचानक अस्पताल के आपातकालीन द्वार के बाहर एम्बुलेंस का सायरन तूफानी हवाओं को चीरता हुआ सुनाई दिया और उसकी लाल बत्ती बारिश की बूंदों में खून की तरह चमकने लगी। कुछ ही पलों में स्ट्रेचर के पहियों की गड़गड़ाहट और वार्ड बॉय की चिल्लाने की आवाज ने गलियारे की शांति को भंग कर दिया, जिससे वहां मौजूद हर शख्स सतर्क हो गया। अंजलि तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और दौड़कर प्रवेश द्वार की ओर भागी, जहां 2 पैरामेडिक्स एक छोटे से शरीर को स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ला रहे थे, जो पूरी तरह से कीचड़ और खून से लथपथ था। वह बच्चा मुश्किल से 5 या 6 साल का रहा होगा, लेकिन उसकी हालत देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वह जीवित भी है या नहीं, क्योंकि उसका शरीर बेजान पड़ा था। उसके कपड़े चिथड़े बन चुके थे, जो उसकी गरीबी और लाचारी का सबूत थे, और उसके नंगे पैर सड़क की गंदगी और जख्मों से भरे हुए थे, जो बता रहे थे कि उसने अपनी छोटी सी जिंदगी में कितना कष्ट सहा है। अस्पताल की मुख्य नर्स स्नेहा, जो अपनी क्रूरता और घमंड के लिए पूरे स्टाफ में बदनाम थी, अपनी नाक सिकुड़ते हुए वहां आ पहुंची और उसने उस बच्चे को ऐसे देखा जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कचरे का ढेर हो। स्नेहा ने अपने चेहरे पर एक घृणा का भाव लाते हुए पैरामेडिक्स पर चिल्लाया और पूछा कि वे इस गंदगी को यहां क्यों ले आए हैं, क्योंकि यह अस्पताल अमीरों के इलाज के लिए जाना जाता है, न कि सड़क के भिखारियों के लिए। उसने जोर देकर कहा कि इस बच्चे का कोई वारिस नहीं है और न ही इसके इलाज का पैसा देने वाला कोई होगा, इसलिए इसे सरकारी अस्पताल ले जाना चाहिए था, जहां लावारिसों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। स्नेहा के शब्दों में इतनी कड़वाहट थी कि वहां खड़े जूनियर डॉक्टर भी सहम गए, लेकिन अंजलि का दिल उस बच्चे की हालत देखकर पसीज गया और उसने पहली बार स्नेहा की आंखों में आंखें डालकर उसका विरोध करने का फैसला किया। अंजलि ने बिना एक शब्द कहे उस बच्चे के पास जाकर उसकी कलाई थामी और उसकी नब्ज टटोलने लगी, जो बहुत कमजोर थी, लेकिन अभी भी चल रही थी, मानो वह बच्चा मौत से लड़ रहा हो। उसने महसूस किया कि बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था और उसके सिर से बह रहा खून उसके गंदे बालों को और भी उलझा रहा था, जो उसकी मासूमियत को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अंजलि ने तुरंत आदेश दिया कि बच्चे को ट्रॉमा रूम में ले जाया जाए, और उसकी आवाज में इतना अधिकार और दृढ़ता थी कि वार्ड बॉय ने स्नेहा की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। स्नेहा गुस्से से तिलमिला उठी और उसने अंजलि को चेतावनी दी कि अगर इस भिखारी के इलाज का बिल नहीं भरा गया तो उसकी जिम्मेदारी अंजलि के वेतन से काटी जाएगी और उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अंजलि ने स्नेहा की धमकी को अनसुना कर दिया, क्योंकि उसके लिए उस समय उस मासूम की जान बचाना किसी भी नियम या पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण था। ट्रॉमा रूम के अंदर अंजलि ने गर्म पानी और एंटीसेप्टिक का घोल तैयार किया और बहुत ही सावधानी से उस बच्चे के शरीर से कीचड़ और गंदगी साफ करना शुरू किया। जैसे जैसे कीचड़ की परतें हट रही थीं, वैसे वैसे उस बच्चे का असली रूप सामने आ रहा था,
जो बेहद कमजोर और कुपोषित था, लेकिन उसके चेहरे के नक्श बहुत तीखे और सुंदर थे। अंजलि के हाथों में एक मां की ममता थी और वह हर घाव को इतनी कोमलता से साफ कर रही थी जैसे वह उसका अपना बच्चा हो जिसे उसने बरसों बाद पाया हो। बच्चे की पसलियां साफ दिखाई दे रही थी, जो बता रही थी कि उसने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया है और शायद सड़क के कुत्तों से बचने के लिए भागते समय वह किसी गाड़ी की चपेट में आ गया होगा। अंजलि की आंखों में आंसू भर आए जब उसने देखा कि बच्चे की हथेली में एक सूखी हुई रोटी का टुकड़ा अभी भी कसकर भींचा हुआ था, जिसे उसने बेहोशी में भी नहीं छोड़ा था। डॉक्टर वर्मा, जो एक नए और दयालु चिकित्सक थे, अंजलि की मदद करने के लिए आ गए और उन्होंने बच्चे के सिर पर टांके लगाने शुरू किए, जबकि अंजलि उसे ऑक्सीजन मास्क लगा रही थी। बाहर गलियारे में स्नेहा और अन्य कर्मचारी इस बात पर हंस रहे थे कि अंजलि अपना समय और अस्पताल के संसाधन एक ऐसे बच्चे पर बर्बाद कर रही है जिसका मरना तय है। वे लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि भिखारियों के बच्चे तो कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं जो गंदगी में पैदा होते हैं और गंदगी में ही मर जाते हैं। अंजलि के कानों में उनकी जहरीली बातें पड़ रही थीं, लेकिन उसने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया और लगातार उस बच्चे के कान में धीरे धीरे कुछ बोलती रही ताकि उसे एहसास हो कि वह अकेला नहीं है। उसने महसूस किया कि बच्चे की उंगलियों में थोड़ी हलचल हुई और उसने अंजलि का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा लेता है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे की हालत स्थिर हो गई और उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, जहां मशीनों की बीप अब एक स्थिर लय में चल रही थी। अंजलि पूरी रात उस बच्चे के बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठी रही और उसकी नजर एक पल के लिए भी उस मासूम चेहरे से नहीं हटी जो अब पट्टियों से ढका हुआ था। बाहर तूफान थम चुका था, लेकिन अंजलि के मन में एक नया तूफान उठ रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि सुबह होते ही अस्पताल प्रशासन और पुलिस इस बच्चे को किसी अनाथालय या बाल सुधार गृह में भेजने की कोशिश करेंगे। वह जानती थी कि उन दूसरी जगहों के हालात नरक से भी बदतर होते हैं, जहां बच्चों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है और उनका भविष्य अंधकार में खो जाता है। उसने उस बच्चे के माथे पर हाथ रखा और एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के लिए महसूस नहीं किया था। सुबह की पहली किरण के साथ ही अस्पताल में चहल पहल शुरू हो गई और स्नेहा अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल खटखटाते हुए आईसीयू में दाखिल हुई। उसने आते ही अंजलि पर व्यंग्य किया कि क्या उसकी समाज सेवा खत्म हो गई है या वह अब इस भिखारी को अपने घर ले जाकर सजाने वाली है। स्नेहा ने एक फाइल अंजलि के सामने पटकते हुए कहा कि पुलिस को सूचित कर दिया गया है और वे जल्द ही इस कचरे को यहां से ले जाएंगे ताकि अस्पताल का बिस्तर खाली हो सके। अंजलि ने उस फाइल को देखा और फिर उस बच्चे की ओर देखा जो अभी भी गहरी नींद में था और उसका हाथ अंजलि के हाथ में था। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए स्नेहा की आंखों में देखा और कहा कि पुलिस इसे कहीं नहीं ले जाएगी क्योंकि वह इसे गोद लेने वाली है। स्नेहा और वहां मौजूद अन्य नर्सें अंजलि की बात सुनकर स्तब्ध रह गईं और फिर जोर जोर से हंसने लगीं, मानो अंजलि ने कोई बहुत बड़ा मजाक किया हो। स्नेहा ने अंजलि का मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक साधारण नर्स होकर वह एक भिखारी के बच्चे को पालने का सपना देख रही है जो बड़ा होकर चोर या अपराधी ही बनेगा। उसने अंजलि को याद दिलाया कि समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और एक कुंवारी औरत के लिए एक अनजान बच्चे को पालना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अंजलि ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वह सीधे प्रशासन कार्यालय की ओर चल पड़ी ताकि वह उस बच्चे की कानूनी अभिभावक बनने की प्रक्रिया शुरू कर सके। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था, क्योंकि उसने उस बच्चे की आंखों में जीने की जो ललक देखी थी वह उसे किसी भी कीमत पर बुझने नहीं देना चाहती थी। अस्पताल के गलियारे में चलते हुए अंजलि को हर तरफ से चुभती हुई निगाहों और फुसफुसाहटों का सामना करना पड़ा जो उसे पागल और बेवकूफ कह रहे थे।
किसी ने कहा कि अंजलि अपना भविष्य बर्बाद कर रही है, तो किसी ने कहा कि भिखारियों का खून कभी नहीं बदलता और वह बच्चा एक दिन उसे ही लूटकर भाग जाएगा। अंजलि ने इन सभी अपमानों को विष के घूंट की तरह पी लिया और अपने मन में यह संकल्प लिया कि वह इस बच्चे को एक ऐसा इंसान बनाएगी जिसके सामने ये सभी लोग एक दिन अपना सिर झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे। उसने मन ही मन उस बच्चे का नाम सोचा और तय किया कि वह उसे आर्यन बुलाएगी, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन। वह जानती थी कि यह नाम उस बच्चे के अतीत से बिल्कुल अलग है, लेकिन यही नाम उसके भविष्य की पहचान बनेगा। कानूनी कार्यवाही पूरी करना आसान नहीं था, क्योंकि पुलिस और अधिकारी भी अंजलि के फैसले पर सवाल उठा रहे थे और उसे हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अंजलि से कई तरह के बेतुके सवाल पूछे और बार बार यह जताने की कोशिश की कि वह एक बहुत बड़ी गलती कर रही है, जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन अंजलि ने अपनी सारी जमा पूंजी और वकीलों की मदद से हर बाधा को पार किया और अंततः उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए जिसने उसे आर्यन की मां बना दिया। जब वह कागजात लेकर वापस वार्ड में लौटी तो उसने देखा कि आर्यन होश में आ चुका था और उसकी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखें चारों तरफ देख रही थीं, जैसे वह किसी खतरे को भांप रहा हो। अंजलि उसके पास गई और उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अब सुरक्षित है। आर्यन ने अंजलि की ओर देखा और उसकी आंखों में जो करुणा थी उसे पहचानते हुए उसने धीरे से अंजलि का हाथ पकड़ लिया और अपनी सूखी हुई आंखों से आंसू बहाने लगा। वह बच्चा जो कल तक सड़क की गंदगी में पड़ा था, आज उसे एक मां का आंचल मिल गया था जो उसे दुनिया की हर बुराई से बचाने के लिए तैयार थी। अंजलि ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, हालांकि वह अभी भी बहुत कमजोर था, और उसे लेकर अस्पताल के बाहर निकलने लगी। अस्पताल का पूरा स्टाफ दरवाजे पर खड़ा होकर तमाशा देख रहा था और उनके चेहरों पर उपहास और दया का मिला जुला भाव था। स्नेहा ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा कि अंजलि एक दिन जरूर वापस आएगी और भीख मांगकर माफी मांगेगी, जब यह लड़का उसकी जिंदगी नरक बना देगा। अंजलि अस्पताल की सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को स्पर्श किया, जो उसे एक नई शुरुआत का एहसास दिला रही थी। उसने महसूस किया कि उसके हाथों में केवल एक बच्चा नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे उसे हर हाल में निभाना है, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से क्यों न लड़ना पड़े। उसने आर्यन को अपनी छाती से लगा लिया और उसकी धड़कनों को महसूस किया, जो अब उसकी अपनी धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही थीं। आकाश में बादल अब छंट चुके थे और सूरज की एक हल्की किरण बादलों के बीच से निकलकर उन दोनों पर पड़ रही थी, जैसे वह उनके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दे रही हो। अंजलि ने टैक्सी को हाथ दिया और उसमें बैठते हुए पीछे मुड़कर उस अस्पताल को देखा जहां उसने अपनी जिंदगी के कई साल बिताए थे। लेकिन आज वह वहां से एक नर्स के रूप में नहीं, बल्कि एक मां के रूप में विदा ले रही थी। रास्ते भर टैक्सी वाला भी अंजलि और उस गंदे बच्चे को बार बार शीशे से घूर रहा था, क्योंकि एक साफ सुथरी नर्स की गोद में ऐसा बच्चा देखना उसके लिए भी एक अजीब नजारा था। अंजलि ने अपनी शॉल से आर्यन को ढक लिया ताकि उसे लोगों की बुरी नजरों से बचाया जा सके, और वह उसे धीरे धीरे लोरी सुनाने लगी। आर्यन, जो अब तक डर और दर्द से कांप रहा था, अंजलि की गोद की गर्माहट पाकर धीरे धीरे शांत होने लगा और उसकी आंखों में नींद का भारीपन उतर आया। अंजलि जानती थी कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, जब वह उसे अपने घर ले जाएगी, जहां उसे अपने परिवार और समाज के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसने तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह आर्यन का हाथ कभी नहीं छोड़ेगी और उसे वह सब कुछ देगी जिससे वह अब तक वंचित रहा है। जब टैक्सी उसकी कॉलोनी के गेट पर रुकी तो वहां खड़े कुछ पड़ोसी उसे उत्सुकता से देखने लगे और आपस में बातें करने लगे। अंजलि ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और आर्यन को गोद में लेकर अपने घर की ओर बढ़ी, जहां उसका भाई और भाभी रहते थे। उसे पता था कि
वहां उसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि कांटों भरे शब्दों से होगा, क्योंकि वे लोग पहले से ही अंजलि की कमाई पर निर्भर थे और एक और सदस्य का आना उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं होगा। अंजलि के दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक सख्त भाव बनाए रखा, क्योंकि अब उसे कमजोर पड़ने का अधिकार नहीं था। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और एक गहरी सांस लेते हुए आने वाले तूफान का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। दरवाजा खुला और उसकी भाभी सामने खड़ी थी, जिनकी नजर सबसे पहले अंजलि की गोद में सो रहे उस बच्चे पर पड़ी। भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने चीखते हुए पूछा कि यह किसका बच्चा है और वह उसे घर में क्यों लाई है। अंजलि ने बिना डरे उनकी आंखों में देखा और कहा कि यह उसका बेटा है और आज से वह इसी घर में रहेगा। यह सुनते ही घर के अंदर से अंजलि का भाई भी बाहर आ गया और उसने अंजलि को घूरते हुए कहा कि क्या वह पागल हो गई है जो सड़क का कचरा घर में उठा लाई है। अंजलि ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि पत्थरों पर सिर पटकने से केवल अपना ही नुकसान होता है। उसने बस इतना कहा कि यह मेरा फैसला है और तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। कॉलोनी के अन्य लोग भी धीरे धीरे उनके घर के बाहर जमा होने लगे और तमाशा देखने लगे, जैसे कि वहां कोई सर्कस चल रहा हो। वे लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे और अंजलि के चरित्र पर उंगलियां उठा रहे थे कि जरूर यह उसका अपना नाजायज बच्चा होगा जिसे वह अब तक छिपाए हुए थी। इन गंदी बातों ने अंजलि के दिल को छलनी कर दिया, लेकिन उसने अपनी पकड़ आर्यन पर और मजबूत कर ली ताकि वह इन आवाजों से डरकर जाग न जाए। उसने भीड़ को अनदेखा करते हुए घर के अंदर कदम रखा और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वह जानती थी कि यह दरवाजा समाज की जुबान को बंद नहीं कर पाएगा। कमरे के अंदर का सन्नाटा बाहर के शोर से भी ज्यादा भयानक था, जहां उसका भाई गुस्से से लाल हो रहा था और भाभी अपना सिर पीट रही थी। अंजलि ने आर्यन को अपने बिस्तर पर लेटाया और उसे एक साफ चादर से ढक दिया, जबकि वह खुद एक कोने में खड़ी होकर अपने परिवार के फैसले का इंतजार करने लगी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी यह एक दयालुता की छोटी सी हरकत उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी और उसे उन अपनों से दूर कर देगी जिन्हें वह अपना मानती थी। लेकिन जब उसने सोते हुए आर्यन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान देखी, तो उसे लगा कि उसने जो भी किया है वह सही है। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे इतनी शक्ति दे कि वह इस नन्हे पौधे को एक वटवृक्ष बना सके जो आंधी और तूफानों में भी अडिग खड़ा रहे। यह शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जो कांटों से भरा था, लेकिन जिसकी मंजिल सितारों से भी ऊंची होने वाली थी। अंजलि के घर के अंदर का माहौल किसी ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था, जो किसी भी पल फटकर सब कुछ तबाह करने के लिए तैयार था। उसके बड़े भाई राजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और उसकी नसें तन गई थीं, मानो वह अंजलि पर हाथ उठाने ही वाला हो। उसने डीज वाल ह अंजलि की ओर उंगली उठाते हुए जोर से चिल्लाया कि क्या वह अपनी सुध बुध खो बैठी है, जो अस्पताल की गंदगी को अपने घर के मंदिर में ले आई है। राजेश के लिए वह बच्चा कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बीमारी था जो उनके परिवार की इज्जत और प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकता था। अंजलि ने बहुत ही शांत स्वर में अपने भाई को समझाने की कोशिश की कि यह बच्चा अब उसका बेटा है और उसे भी इस घर में रहने का उतना ही अधिकार है जितना किसी और को है। लेकिन राजेश पर अंजलि की किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका अहंकार और समाज का डर उसकी आंखों पर पट्टी बांध चुका था। भाभी ने अपनी साड़ी का पल्लू कसते हुए अंजलि पर तीखे शब्दों के बाण छोड़ने शुरू कर दिए, जो सीधे उसके दिल को छलनी कर रहे थे। उन्होंने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा कि इस भिखारी के बच्चे के शरीर से बदबू आ रही है और अगर यह यहां रहा तो पूरा घर अपवित्र हो जाएगा। उन्होंने अंजलि को याद दिलाया कि उनकी अपनी बेटी बड़ी हो रही है और अगर लोगों को पता चला कि उनके घर में एक सड़क छाप लड़का रहता है, तो कोई भी अच्छे घर का रिश्ता उनके दरवाजे पर नहीं आएगा। भाभी का कहना था कि खून का असर कभी नहीं जाता
और यह लड़का बड़ा होकर जरूर चोरी चकरी करेगा और उनके घर का नाम डुबो देगा। अंजलि अपनी भाभी की इतनी छोटी सोच देखकर हैरान थी, क्योंकि वह हमेशा उन्हें एक समझदार महिला मानती थी। लेकिन आज उनका असली चेहरा सामने आ गया था। राजेश ने अंजलि के सामने एक अंतिम शर्त रखते हुए कहा कि अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे अभी के अभी इस लड़के को वापस वहीं छोड़कर आना होगा जहां से वह इसे उठा लाई है। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि उसे अपनी बहन और उस गंदे बच्चे में से किसी एक को चुनना होगा, और अगर उसने बच्चे को चुना तो इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यह अंजलि के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि यह घर उसके माता पिता की निशानी थी जहां उसने अपना बचपन बिताया था, और अब उसे उसी घर से बेदखल किया जा रहा था। उसने एक पल के लिए आर्यन की ओर देखा, जो डर के मारे एक कोने में दुबक कर खड़ा था, और उसकी आंखों में वही पुराना खौफ लौट आया था। अंजलि ने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और उसने तय किया कि वह एक बेजुबान की रक्षा के लिए अपनी छत भी कुर्बान कर देगी। अंजलि ने बिना कोई बहस किए अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए और अपना सामान बांधना शुरू कर दिया, जिसे देखकर राजेश और उसकी पत्नी के चेहरे पर एक अजीब सी विजय मुस्कान आ गई। अंजलि ने अपने थोड़े से कपड़े और कुछ जरूरी कागजात एक पुराने सूटकेस में भरे और अपनी मां की तस्वीर को सीने से लगाकर सूटकेस में रख लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि स्वाभिमान के थे, क्योंकि आज उसने रिश्तों की असली सच्चाई देख ली थी। जब वह अपना सामान लेकर कमरे से बाहर निकली तो आर्यन ने उसकी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि अंजलि भी उसे छोड़कर चली जाएगी। अंजलि ने झुककर उसे गोद में उठाया और अपने भाई भाभी की तरफ एक आखिरी नजर डाली, जिसमें न तो कोई शिकायत थी और न ही कोई गुस्सा, बल्कि केवल एक खामोश विदाई थी। जैसे ही अंजलि घर की दहलीज पार करके बाहर निकली, पड़ोसियों का एक झुंड वहां पहले से ही जमा था, जो यह तमाशा देखने के लिए बेताब था। वे लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि देखो कैसे एक कुंवारी लड़की ने अपनी जिद के कारण अपने भरे पूरे परिवार को लात मार दी है। कुछ औरतें कह रही थीं कि अंजलि पर जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है, वरना कोई समझदार इंसान ऐसा कदम नहीं उठाता और एक अनजान बच्चे के लिए अपना घर नहीं छोड़ता। अंजलि ने अपने कानों को बंद कर लिया और तेज कदमों से वहां से निकल गई, क्योंकि वह जानती थी कि इन लोगों के मुंह पर ताला लगाना नामुमकिन है। सड़क पर चलते हुए उसे यह चिंता सताने लगी कि अब वह रात कहां गुजारेगी, क्योंकि उसकी जेब में बहुत कम पैसे थे और मुंबई जैसे शहर में सिर छिपाने के लिए छत मिलना भगवान मिलने जैसा ही मुश्किल काम था। अंजलि ने कई सस्ते होटलों और लॉज के दरवाजे खटखटाए, लेकिन एक अकेली औरत और उसके साथ एक गंदे बच्चे को देखकर हर किसी ने उसे कमरा देने से मना कर दिया। किसी ने कहा कि उनके यहां केवल परिवारों को जगह मिलती है, तो किसी ने साफ कह दिया कि वे भिखारियों को अंदर नहीं आने देते। रात गहरी होती जा रही थी और आर्यन भूख और थकान से बेहाल हो रहा था, लेकिन उसने एक बार भी रोकर अंजलि को परेशान नहीं किया। वह चुपचाप अंजलि के कंधे पर सिर रखकर सब कुछ देख रहा था, मानो वह अपनी छोटी सी उम्र में ही समझ गया हो कि वे दोनों एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अंततः अंजलि को शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी और जर्जर बस्ती में एक दलाल मिला, जो उसे एक कमरा दिखाने के लिए तैयार हो गया। दलाल उसे एक तंग और अंधेरी गली से लेकर गया, जहां नालियों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा था और हवा में सड़े हुए कचरे की दुर्गंध फैली हुई थी। वह बस्ती शहर का वह हिस्सा थी जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते थे, जहां गरीबी और मजबूरी एक साथ सांस लेती थीं। दलाल ने एक छोटे से कमरे का दरवाजा खोला, जिसकी दीवारों का प्लास्टर उखड़ रहा था और छत से पानी टपकने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कमरे में केवल एक खिड़की थी, जिसका कांच टूटा हुआ था और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अंजलि का दिल बैठ गया, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे हालात में रहना पड़ेगा, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था।
उसने अपनी बची हुई जमा पूंजी से पगड़ी और किराया चुकाया और उस नरक को अपना घर बनाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही दलाल गया, अंजलि ने कमरे की सफाई शुरू कर दी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि आर्यन ऐसे गंदे माहौल में सोए जहां उसे संक्रमण का खतरा हो। उसने पास के नल से पानी भरकर लाया और फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ किया, जबकि आर्यन एक कोने में बैठकर उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। थोड़ी देर बाद अंजलि ने देखा कि आर्यन ने एक पुराना कपड़ा उठाया और वह भी अंजलि के साथ सफाई करने में जुट गया। उसके नन्हे हाथों को काम करते देख अंजलि की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसे गले लगा लिया। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि आर्यन केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वह उसका साथी है जो हर मुश्किल में उसका साथ देने की कोशिश कर रहा है। दोनों ने मिलकर उस टूटे फूटे कमरे को रहने लायक बना लिया और फिर एक पुरानी चटाई बिछाकर उस पर बैठ गए। रात के खाने के लिए अंजलि के पास केवल कुछ बिस्कुट और पानी था जो उसने रास्ते में खरीदा था, और उसने वही आर्यन को खाने के लिए दिया। आर्यन ने बिस्कुट का पैकेट खोला और पहले एक बिस्कुट अंजलि के मुंह की ओर बढ़ाया, जो उसकी निस्वार्थता और संस्कारों को दर्शाता था। अंजलि ने मुस्कुराते हुए आधा बिस्कुट खाया और बाकी आर्यन को खिलाया, और उस रूखे सूखे भोजन में भी उन्हें एक अजीब सी संतुष्टि मिली। खाना खाने के बाद अंजलि ने आर्यन को अपनी गोद में लेटाया और उसे अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाने लगी, ताकि वह अपने अतीत के बुरे सपनों को भूल सके। बाहर बस्ती का शोरगुल था, शराबी चिल्ला रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन उस छोटे से कमरे के अंदर मां और बेटे के बीच एक शांति और सुरक्षा का घेरा बन गया था। अगली सुबह जब अंजलि अस्पताल पहुंची तो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और शरीर थकान से चूर था, लेकिन उसने अपने काम पर इसका असर नहीं पड़ने दिया। जैसे ही वह वार्ड में दाखिल हुई, स्नेहा और उसकी चमची नर्सों ने उसे देखकर व्यंग्यात्मक हंसी हंसना शुरू कर दिया। स्नेहा ने जोर से कहा कि सुना है महारानी जी अब महलों से निकलकर झोपड़पट्टी में रहने लगी हैं, और क्या उसे वहां की खुशबू पसंद आ रही है। पूरे स्टाफ के सामने अंजलि का मजाक उड़ाया गया, लेकिन अंजलि ने पूरी गरिमा के साथ अपना सिर ऊंचा रखा और अपने काम में लग गई। वह जानती थी कि इनका जवाब अपनी जुबान से देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय ही इन्हें सबसे बेहतर जवाब देगा। उसने अपने मरीजों की सेवा में अपना मन लगाया और हर अपमान को अपनी ताकत में बदल लिया। दोपहर के समय जब अंजलि लंच ब्रेक में बैठी थी, तब उसे चिंता होने लगी कि आर्यन घर पर अकेला है, क्योंकि वह उसे स्कूल भेजने का जोखिम अभी नहीं उठा सकती थी। उसने पड़ोस की एक बूढ़ी औरत से विनती की थी कि वह आर्यन पर नजर रखे, लेकिन एक मां का दिल हमेशा आशंकित रहता है। तभी उसे याद आया कि सुबह जब वह निकल रही थी तो आर्यन ने उसे घर का खर्च चलाने के लिए अखबार के टुकड़ों पर कुछ हिसाब लगाकर दिखाया था। अंजलि हैरान रह गई थी कि एक बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, वह इतनी आसानी से जोड़ घटाव कैसे कर सकता है। उसने महसूस किया कि आर्यन के अंदर एक छिपी हुई प्रतिभा है जो बस एक अवसर की तलाश में है। यह सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने ठान लिया कि चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वह आर्यन को पढ़ाएगी। शाम को जब अंजलि घर लौटी तो उसने देखा कि आर्यन दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था और उसके हाथ में कुछ रंग बिरंगे पत्थर थे जिन्हें उसने एक खास पैटर्न में सजा रखा था। अंजलि ने ध्यान से देखा तो पाया कि आर्यन ने पत्थरों को आकार और रंग के हिसाब से एक जटिल गणितीय क्रम में व्यवस्थित किया था, जो किसी साधारण बच्चे के बस की बात नहीं थी। अंजलि ने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया, तो आर्यन ने अपनी तोतली जुबान में समझाया कि उसे चीजों को क्रम में रखना अच्छा लगता है। अंजलि का दिल खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसे कीचड़ में सचमुच एक कमल मिल गया है। उसने आर्यन को गले लगाया और वादा किया कि वह उसे दुनिया के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाएगी, जहां उसकी प्रतिभा को पंख मिलेंगे।
लेकिन अंजलि के लिए यह रास्ता कांटों से भरा था, क्योंकि बस्ती का माहौल बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था, जहां हर मोड़ पर अपराध और नशा फैला हुआ था। अंजलि को रोज डर लगा रहता था कि कहीं आर्यन बुरी संगत में न पड़ जाए या कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। उसने आर्यन को घर के अंदर ही रहने की हिदायत दी थी और उसे पुरानी किताबें लाकर दी थीं ताकि उसका मन लगा रहे। आर्यन भी बहुत समझदार था और वह घंटों उन किताबों के चित्रों को देखता रहता और शब्दों को पहचानने की कोशिश करता। कभी कभी वह बस्ती के अन्य बच्चों को खेलते हुए देखता, लेकिन उसने कभी बाहर जाने की जिद नहीं की, क्योंकि वह अपनी मां के संघर्ष को समझता था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए और अंजलि की जिंदगी अस्पताल और बस्ती के बीच सिमट कर रह गई। उसका भाई राजेश कभी उसका हाल पूछने नहीं आया और न ही उसने कभी आर्यन के बारे में जानने की कोशिश की। कभी कभी अंजलि को रास्ते में अपने कार्यों की उस तरह के आर्यन के बारे में पुराने पड़ोसी मिल जाते थे, जो उसे देखकर मुंह फेर लेते थे या उस पर दया दिखाते हुए कुछ पैसे देने की कोशिश करते थे, जिसे अंजलि स्वाभिमान के साथ मना कर देती थी। अस्पताल में स्नेहा ने उसका जीना हराम कर रखा था और उसे जानबूझकर सबसे कठिन और गंदे काम सौंपती थी, ताकि अंजलि तंग आकर नौकरी छोड़ दे। लेकिन अंजलि एक चट्टान की तरह डटी रही, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी नौकरी गई तो आर्यन का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और उनकी झोपड़ी की छत टपकने लगी थी, जिससे पूरा कमरा पानी से भर गया था। अंजलि और आर्यन ने पूरी रात जागकर एक कोने में बिताई, जहां थोड़ी सूखी जगह बची थी। आर्यन ठंड से कांप रहा था और अंजलि ने उसे अपनी शॉल में लपेट रखा था और उसे गर्माहट देने की कोशिश कर रही थी। उस रात आर्यन ने पहली बार अंजलि से पूछा कि दुनिया उन्हें इतनी नफरत क्यों करती है और क्या उसका जन्म लेना एक गलती थी। यह सवाल अंजलि के दिल में तीर की तरह चुभा और उसने आर्यन का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा कि वह इस दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है। उसने आर्यन को समझाया कि लोग उससे नफरत नहीं करते, बल्कि वे उसकी क्षमता से डरते हैं और एक दिन वह इतना बड़ा आदमी बनेगा कि यही दुनिया उसके कदमों में होगी। उस रात के अंधेरे में अंजलि ने एक प्रतिज्ञा ली कि वह आर्यन को केवल एक शिक्षित इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा ताकतवर व्यक्ति बनाएगी जो इस अन्यायपूर्ण समाज की नींव हिला सके। उसने तय किया कि वह अब और अधिक ओवरटाइम करेगी और हर एक पैसा बचाकर आर्यन के दाखिले के लिए जोड़ेगी। आर्यन ने भी अपनी मां की आंखों में वह दृढ़ निश्चय देख लिया था और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी मां के हर अपमान का बदला अपनी सफलता से लेगा। बारिश बाहर अभी भी बरस रही थी, लेकिन उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक उम्मीद का सूरज उग रहा था, जो आने वाले तूफान का सामना करने के लिए तैयार था। संघर्ष की यह आग उन्हें जला नहीं रही थी, बल्कि उन्हें सोने की तरह तपाकर और भी खरा बना रही थी। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और देखते ही देखते 10 साल बीत गए। जैसे किसी ने रेत की मुट्ठी को हवा में उड़ा दिया हो, वह छोटा सा बच्चा आर्यन, जिसे कभी अंजलि ने कीचड़ से उठाया था, अब 15 साल का एक लंबा और दुबला पतला किशोर बन चुका था। उसके चेहरे पर अब बचपन की मासूमियत की जगह एक गहरी गंभीरता ने ले ली थी और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अंधेरे कमरे में जलते हुए दिए की तरह थी। बस्ती की तंग गलियों और गरीबी के बीच पले बढ़े होने के बावजूद आर्यन के व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण था, जो उसे वहां के बाकी लड़कों से अलग करता था। उसका शरीर भले ही कुपोषण और अभावों के कारण कमजोर था, लेकिन उसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता था। वह अपनी उम्र के बच्चों से कहीं आगे की सोचता था और उसके पास हर समस्या का समाधान होता था, चाहे वह गणित का कोई कठिन सवाल हो या फिर घर की टूटी हुई छत को ठीक करने का जुगाड़। अंजलि के लिए ये 10 साल किसी तपस्या से कम नहीं थे, क्योंकि उसने अपनी जवानी और खुशियां आर्यन के भविष्य के लिए होम कर दी थीं। उसके बालों में अब सफेदी झांकने लगी थी
और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, जो उसके संघर्ष और कड़ी मेहनत की गवाही दे रही थीं। वह अब भी उसी सिटी अस्पताल में काम करती थी, लेकिन अब वह डबल शिफ्ट करती थी ताकि आर्यन की पढ़ाई और घर का खर्च चल सके। अस्पताल में उसकी स्थिति पहले से भी बदतर हो गई थी, क्योंकि स्नेहा अब हेड नर्स बन चुकी थी और वह अंजलि को प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन अंजलि ने कभी उफ तक नहीं की, क्योंकि जब वह शाम को घर लौटती और आर्यन को किताबों में डूबा हुआ देखती, तो उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो जाती थी। उसे यकीन था कि उसका बेटा एक दिन उस कीचड़ से कमल की तरह खिलकर निकलेगा और पूरी दुनिया को अपनी खुशबू से महका देगा। आर्यन जिस सरकारी स्कूल में पढ़ता था, वहां की इमारत भी उसकी बस्ती की तरह ही जर्जर थी, लेकिन वहां के शिक्षकों के बीच आर्यन का नाम सम्मान और आश्चर्य के साथ लिया जाता था। गणित और विज्ञान में उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कई बार शिक्षक भी उससे सवाल पूछने में हिचकिचाते थे, क्योंकि उसके पास सवालों को हल करने के ऐसे तरीके होते थे जो किताबों में भी नहीं मिलते थे। लेकिन उसकी यह प्रतिभा उसके सहपाठियों के लिए ईर्ष्या और मजाक का कारण बनी हुई थी, जो उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे जो किसी तरह पास होने के लिए संघर्ष करते थे, वे आर्यन को भिखारी का बेटा या अनाथालय का कीड़ा कहकर चिढ़ाते थे। आर्यन अक्सर लंच ब्रेक में अकेला बैठता था और अपनी पुरानी कॉपियों पर जटिल समीकरण हल करता रहता था, क्योंकि उसके पास न तो दोस्त थे और न ही लंच बॉक्स में अच्छा खाना। एक दिन स्कूल के कंप्यूटर लैब के बाहर खड़ा होकर आर्यन कांच की खिड़की से अंदर देख रहा था, जहां अमीर बच्चे कंप्यूटर पर गेम खेल रहे थे और समय बर्बाद कर रहे थे। आर्यन की उंगलियां हवा में चल रही थीं, मानो वह बिना कीबोर्ड के ही कोडिंग कर रहा हो, क्योंकि उसने केवल किताबों में पढ़कर ही कंप्यूटर की भाषा सीख ली थी। वहां के कंप्यूटर टीचर मिस्टर शर्मा ने आर्यन की इस लगन को देख लिया था और वे जानते थे कि इस लड़के के अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा है। उन्होंने एक बार चुपके से आर्यन को लैब में आने की अनुमति दी थी और आर्यन ने केवल 10 मिनट में वह प्रोग्राम बना दिया था, जिसे बनाने में बाकी छात्रों को हफ्ता भर लग जाता था। उस दिन आर्यन को एहसास हुआ कि कंप्यूटर ही वह हथियार है जिसके जरिए वह अपनी किस्मत की लकीरों को बदल सकता है और अपनी मां को वह सम्मान दिला सकता है जिसकी वह हकदार है। लेकिन घर के हालात ऐसे नहीं थे कि अंजलि आर्यन को एक कंप्यूटर खरीद कर दे सके, क्योंकि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना ही उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। आर्यन ने कभी अपनी मां से किसी चीज की मांग नहीं की थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी हुई वह ललक अंजलि से छिप नहीं सकी। अंजलि ने देखा था कि कैसे आर्यन रद्दी वाले की दुकान पर जाकर पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को निहारता रहता था और टूटे फूटे रेडियो को जोड़कर ठीक कर देता था। एक मां का दिल अपने बच्चे की खामोश इच्छाओं को भी सुन लेता है, और अंजलि ने ठान लिया कि चाहे उसे अपना पेट काटना पड़े, वह आर्यन को उसका सपना जरूर देगी। उसने अपने पुराने गहनों में से बची हुई आखिरी सोने की चेन को बेचने का फैसला किया, जो उसकी मां की आखिरी निशानी थी और जिसे उसने अपने बुरे वक्त के लिए बचाकर रखा था। अंजलि उस शाम सुनार की दुकान से पैसे लेकर सीधे कबाड़ बाजार गई, जहां पुराने और खराब लैपटॉप और कंप्यूटर कौड़ियों के भाव मिलते थे। उसने बहुत ढूंढने के बाद एक पुराना लैपटॉप खरीदा, जिसकी स्क्रीन पर दरार थी और जिसका कीबोर्ड भी पूरी तरह सही नहीं था। दुकानदार ने उसे ठगने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा सोच समझकर खर्च किया और उस मशीन को खरीद कर घर ले आई। जब आर्यन ने अपनी मां के हाथों में वह पुराना लैपटॉप देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह जानता था कि इस मशीन की कीमत उसकी मां के कई महीनों के पसीने के बराबर है। उसने उस रात खाना नहीं खाया और बस उस लैपटॉप को साफ करने और उसे ठीक करने में लगा रहा, मानो वह किसी बीमार मरीज का इलाज कर रहा हो। आर्यन ने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करके उस कबाड़ को एक काम करने लायक मशीन में बदल दिया, जो उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने पड़ोस की एक दुकान से फेंके गए पुराने तारों को जोड़कर
एक चार्जर बनाया और किसी तरह उसे चालू करने में सफल हो गया। जब लैपटॉप की स्क्रीन पहली बार नीली रोशनी के साथ जगी तो आर्यन और अंजलि के चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली हो। अब आर्यन की रातें कोडिंग सीखने और इंटरनेट की दुनिया को समझने में गुजरने लगी, जिसके लिए वह पास के साइबर कैफे के वाईफाई का पासवर्ड क्रैक करके इस्तेमाल करता था। यह चोरी थी, लेकिन ज्ञान की भूख ने आर्यन को नैतिकताओं के दायरों से थोड़ा बाहर धकेल दिया था, क्योंकि वह जानता था कि दुनिया के नियम गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग होते हैं। इसी बीच अस्पताल में स्नेहा का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और वह अंजलि को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन जब अस्पताल में एक बड़ा समारोह आयोजित किया जा रहा था, जिसमें शहर के कई बड़े डॉक्टर और ट्रस्टी आने वाले थे, स्नेहा ने जानबूझकर अंजलि को सफाई कर्मचारियों वाली ड्रेस पहनने के लिए मजबूर किया। उसने सबके सामने अंजलि का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जिसका बेटा भिखारी हो उसे नर्स की सफेद वर्दी शोभा नहीं देती। अंजलि का दिल रो रहा था, लेकिन उसने अपनी वर्दी बदलकर वह अपमानजनक ड्रेस पहन ली, क्योंकि उसे अपनी नौकरी बचानी थी। संयोगवश आर्यन उसी दिन अपनी मां को टिफिन देने अस्पताल पहुंचा था और उसने अपनी मां को उस हालत में देख लिया। आर्यन दूर खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे स्नेहा और उसके साथ खड़े कुछ डॉक्टर उसकी मां पर हंस रहे थे और उसे हीन भावना महसूस करा रहे थे। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं और उसकी आंखों में एक ऐसा ठंडा गुस्सा उतर आया था जो किसी भी आग से ज्यादा खतरनाक था। वह वहां जाकर चीखना चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका तार्किक दिमाग उसे रोक रहा था, क्योंकि वह जानता था कि आज का गुस्सा उसकी मां की नौकरी खा सकता है। उसने उस दृश्य को अपने दिमाग में हमेशा के लिए कैद कर लिया और कसम खाई कि एक दिन वह इस पूरे अस्पताल को खरीद लेगा और उस पूरे वना कमेंटी औरत को अपनी मां के कदमों में झुकने पर मजबूर कर देगा। वह बिना टिफिन दिए ही वहां से लौट आया, क्योंकि वह अपनी मां को अपनी आंखों में आंसू देकर कमजोर नहीं करना चाहता था। घर लौटकर आर्यन ने अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां इतनी तेजी से चलाईं, मानो वह उस कीबोर्ड पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा हो। उसने तय कर लिया कि अब उसे केवल पढ़ाई में अव्वल नहीं आना है, बल्कि उसे पैसा कमाना है, और वह भी बहुत सारा पैसा। उसने इंटरनेट पर फ्रीलांसिंग और बग बाउंडिंग के बारे में पढ़ा था, जहां लोग बड़ी कंपनियों के सॉफ्टवेयर में कमियां ढूंढकर लाखों कमाते थे। आर्यन ने अपनी रातों की नींद हराम कर दी और वह छोटी मोटी कोडिंग जॉब्स ढूंढने लगा, ताकि वह अपनी मां के बोझ को थोड़ा कम कर सके। शुरुआत में उसे बहुत निराशा हाथ लगी, क्योंकि उसकी उम्र कम थी और उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उसकी कोडिंग स्किल्स किसी भी डिग्री से ज्यादा भारी थीं। कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद आर्यन को एक विदेशी क्लाइंट से एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला, जिसमें उसे एक वेबसाइट की सुरक्षा खामियों को ठीक करना था। आर्यन ने उस काम को केवल 2 घंटे में पूरा कर दिया, जिसे करने के लिए अनुभवी इंजीनियर भी 2 दिन मांग रहे थे। जब उसके अकाउंट में पहली बार $50 आए तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह अपनी बुद्धि के बल पर घर बैठे पैसे कमा सकता है। उसने उन पैसों को निकालकर सबसे पहले अपनी मां के लिए एक नई चप्पल और दर्द निवारक मरहम खरीदा, क्योंकि वह देखता था कि अस्पताल में दिन भर खड़े रहने से अंजलि के पैरों में सूजन आ जाती थी। जब उसने अंजलि के हाथों में वह उपहार रखा तो अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि यह उसके बेटे की पहली कमाई थी। लेकिन समाज और रिश्तेदार अभी भी बाज नहीं आ रहे थे और वे लगातार अंजलि को ताने मारते रहते थे कि वह आर्यन को मजदूरी पर क्यों नहीं लगा देती। एक दिन अंजलि का भाई राजेश अचानक उनके घर आ धमका, जिसे 10 साल बाद अपनी बहन की याद आई थी, लेकिन वह हाल पूछने नहीं बल्कि अपना पुराना गुस्सा निकालने आया था। उसने देखा कि आर्यन लैपटॉप पर काम कर रहा है, तो उसने व्यंग्य किया कि अब भिखारी का बेटा भी इंजीनियर बनने के सपने देख रहा है। राजेश ने अंजलि से कहा कि वह इस लड़के को किसी गैरेज में काम पर लगा दे, ताकि कम से कम वह अपना पेट तो भर सके और अंजलि पर बोझ न बने। आर्यन ने चुपचाप अपनी जगह से उठकर अपने मामा की आंखों में देखा और बहुत ही शांत स्वर में
कहा कि उसे गैरेज में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक दिन गैरेज मालिक उसके लिए काम करेंगे। राजेश आर्यन के इस जवाब से सन्न रह गया और उसे लगा कि इस लड़के के अंदर एक अजीब सा अहंकार आ गया है जिसे तोड़ना जरूरी है। उसने अंजलि को भड़काने की कोशिश की कि उसका बेटा हाथ से निकल गया है और अब वह बड़ों की इज्जत करना भी भूल गया है। लेकिन अंजलि ने अपने भाई को करारा जवाब देते हुए कहा कि उसका बेटा सोना है और उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। राजेश पैर पटकते हुए वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते वह धमकी दे गया कि जब यह लड़का किसी मुसीबत में फंसेगा तो उसके पास रोते हुए मत आना। आर्यन ने दरवाजा बंद किया और अपनी मां से कहा कि उन्हें अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब उनका वक्त बदलने वाला है। स्कूल में भी एक बड़ी घटना घटी जब राज्य स्तर पर एक गणित ओलंपियाड की घोषणा हुई, जिसमें जीतने वाले को भारी नकद इनाम और छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक केवल अमीर और ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों के नाम भेज रहे थे और उन्होंने आर्यन को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। आर्यन ने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर अपना नाम लिखवाने की विनती की, लेकिन प्रिंसिपल ने यह कहकर मना कर दिया कि रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये है, जो वह कभी नहीं भर पाएगा। यह आर्यन के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि उसके पास अभी इतने पैसे नहीं थे और वह अपनी मां से और पैसे नहीं मांगना चाहता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने अपने ऑनलाइन काम को और तेज कर दिया ताकि वह समय रहते फीस जमा कर सके। अगले 2 दिन आर्यन ने पागलों की तरह कोडिंग की और कई छोटे मोटे बग्स फिक्स करके आखिरकार 500 रुपये जुटा ही लिए। जब वह आखिरी दिन प्रिंसिपल की मेज पर पैसे रखने गया तो पूरा स्टाफ हैरान रह गया कि इस गरीब लड़के ने पैसे कहां से जुटाए। कुछ शिक्षकों ने शक किया कि उसने चोरी की होगी, लेकिन आर्यन ने अपनी मेहनत का सबूत देते हुए कहा कि यह उसकी अपनी कमाई है। प्रिंसिपल को न चाहते हुए भी उसका फॉर्म स्वीकार करना पड़ा और आर्यन को उस प्रतियोगिता में बैठने का मौका मिल गया। यह परीक्षा केवल गणित की नहीं थी, बल्कि यह आर्यन के अस्तित्व की लड़ाई थी, जहां उसे साबित करना था कि प्रतिभा किसी की जागीर नहीं होती। परीक्षा के दिन आर्यन जब हॉल में बैठा तो उसके आसपास शहर के सबसे महंगे स्कूलों के बच्चे बैठे थे, जिनके हाथों में महंगी घड़ियां और ब्रांडेड पेन थे। आर्यन के पास केवल एक साधारण पेन और उसका तेज दिमाग था, लेकिन उसके अंदर का आत्मविश्वास उन सभी पर भारी पड़ रहा था। जैसे ही प्रश्न पत्र उसके सामने आया, उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि वे सवाल उसके लिए बच्चों का खेल थे। उसने तय समय से आधे समय में ही पूरा पेपर हल कर दिया और हॉल से बाहर निकल आया। बाहर खड़े माता पिता और शिक्षक उसे जल्दी बाहर आते देख यह सोच रहे थे कि शायद उसने हार मान ली है और पेपर छोड़ दिया है। लेकिन जब परिणाम घोषित हुआ तो पूरे शहर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि आर्यन ने न केवल पहला स्थान प्राप्त किया था, बल्कि उसने पूरे इतिहास में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। उसे स्टेज पर बुलाया गया, जहां उसे ट्रॉफी और 25,000 रुपये का चेक दिया गया। अंजलि उस भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे, क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसके बेटे के नाम के आगे भिखारी नहीं, बल्कि जीनियस शब्द का इस्तेमाल किया था। आर्यन ने स्टेज से अपनी मां को देखा और अपनी ट्रॉफी को ऊपर उठाया, मानो वह कह रहा हो कि यह तो बस शुरुआत है। उस दिन आर्यन को समझ आ गया कि सफलता ही वह एकमात्र भाषा है जिसे यह दुनिया समझती है और सम्मान मांगकर नहीं बल्कि छीनकर लिया जाता है। पुरस्कार समारोह के बाद स्थानीय अखबारों में आर्यन की छोटी सी फोटो छपी, जिसे देखकर बस्ती के लोग और स्नेहा जैसे दुश्मन जल भुन गए। वे हजम नहीं कर पा रहे थे कि जिस लड़के को उन्होंने हमेशा दुत्कारा वह आज अखबार की सुर्खियों में है। स्नेहा ने अस्पताल में अंजलि को ताना मारते हुए कहा कि यह तुक्का है और एक बार की जीत से वह लाट साहब नहीं बन जाएगा। लेकिन अंजलि ने इस बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यह तुक्का नहीं, तपस्या का फल है
और अभी तो पूरी फसल पकनी बाकी है। स्नेहा अंजलि की यह हिम्मत देखकर हैरान थी, क्योंकि 10 साल में पहली बार उसने अंजलि की आंखों में डर की जगह गर्व देखा था। घर पर आर्यन ने वह 25,000 रुपये अंजलि के हाथों में सौंप दिए और कहा कि अब उसे डबल शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। उसने अंजलि से वादा किया कि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी जारी रखेगा और बहुत जल्द उन्हें इस नरक जैसी बस्ती से निकालकर एक अच्छे घर में ले जाएगा। अंजलि ने उस रात आर्यन के सिर पर तेल की मालिश करते हुए महसूस किया कि उसका छोटा सा बच्चा अब बड़ा हो गया है और उसके कंधे इतने मजबूत हो गए हैं कि वह दुनिया का बोझ उठा सके। आर्यन ने अपनी मां की गोद में सिर रखकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जाग रहा था और भविष्य की योजनाओं को बुन रहा था। वह जानता था कि यह जीत छोटी है और असली युद्ध तो अभी बाकी है, जब उसे उच्च शिक्षा के लिए विदेशों के दरवाजे खटखटाने होंगे। यह दौर आर्यन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उसने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया था। उसने समझ लिया था कि तकनीक की दुनिया में कोई जाति या धर्म नहीं होता, वहां केवल कोड और लॉजिक चलता है। वह रातों को जागकर दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के बारे में रिसर्च करता और खुद को उनके लिए तैयार करता। उसके अंदर एक आग जल रही थी जो उसे सोने नहीं देती थी, एक ऐसी आग जो उन सभी लोगों के महलों को जलाकर राख करने की क्षमता रखती थी जिन्होंने उसकी मां का अपमान किया था। वह अब केवल एक छात्र नहीं था, वह एक योद्धा था जो अपने कलम और कीबोर्ड से अपनी तकदीर लिखने जा रहा था। शहर की उस तंग और बदबूदार बस्ती में उस दिन एक अजीब सी खामोशी और उत्साह का मिला जुला माहौल था, क्योंकि डाकिया एक ऐसा पत्र लेकर आया था जिसने अंजलि और आर्यन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह पत्र अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से आया था, जिसमें लिखा था कि आर्यन को उसकी अद्भुत प्रतिभा और कोडिंग कौशल के लिए 100% छात्रवृत्ति दी गई है। अंजलि के लिए यह कागज का टुकड़ा केवल एक दाखिला पत्र नहीं था, बल्कि यह उसकी वर्षों की तपस्या और बलिदान का प्रमाण पत्र था, जिसे उसने अपनी जवानी देकर हासिल किया था। जब उसने वह पत्र पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वह बार बार उसे चूम रही थी, मानो वह कोई पवित्र ग्रंथ हो। आर्यन भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यह अवसर उसे उस दलदल से बाहर निकालने की पहली सीढ़ी है जिसमें वह और उसकी मां वर्षों से फंसे हुए थे। हालांकि खुशियों के इस तूफान के बीच एक चिंता की काली छाया भी मंडरा रही थी, क्योंकि छात्रवृत्ति में केवल पढ़ाई और रहने का खर्च शामिल था, लेकिन वहां तक जाने का हवाई किराया और वीजा का खर्च अभी भी उनके लिए एक पहाड़ जैसा था। अंजलि के पास अब बेचने के लिए कोई गहना नहीं बचा था और न ही कोई जमा पूंजी थी जिसे वह इस्तेमाल कर सके, लेकिन एक मां का संकल्प किसी भी पहाड़ को काट सकता है और अंजलि ने तय किया कि वह अपने बेटे के सपनों को पैसों की कमी की वजह से दम नहीं तोड़ने देगी। उसने बस्ती के एक क्रूर साहूकार से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेने का फैसला किया, जो जानता था कि अंजलि की मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जाए। अंजलि ने अपनी नौकरी के कागजात और भविष्य की कमाई को गिरवी रखकर वह पैसा उठाया ताकि आर्यन के पंखों को उड़ान मिल सके। जैसे ही यह खबर फैली कि आर्यन विदेश जा रहा है, तो बधाई देने वालों की जगह ताने मारने वालों की भीड़ लग गई और लोगों ने अपनी असली मानसिकता दिखानी शुरू कर दी। अंजलि के भाई राजेश ने खबर सुनते ही एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा कि अंजलि एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही है और वह एक ऐसे पक्षी को दाना खिला रही है जो उड़ने के बाद कभी वापस नहीं आएगा। राजेश का कहना था कि विदेश जाकर लड़के बदल जाते हैं और वे अपनी संस्कृति और परिवार को भूलकर वहां की चकाचौंध में खो जाते हैं। उसने अंजलि को चेतावनी दी कि वह बुढ़ापे में अकेली रह जाएगी और पानी का एक गिलास देने वाला भी कोई नहीं होगा। ये शब्द अंजलि के दिल में शूल की तरह चुभ रहे थे,
लेकिन उसने अपने भाई को जवाब देना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसका भरोसा अपने बेटे पर अटल था। अस्पताल में भी स्नेहा ने इस खबर को एक मसालेदार गपशप की तरह फैलाया और हर किसी से कहने लगी कि अंजलि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। स्नेहा ने अंजलि को रोककर कहा कि उसने दुनिया देखी है और वह जानती है कि अनाथालय से उठाए गए बच्चों में अपनापन नहीं होता। उसने भविष्यवाणी की कि जैसे ही आर्यन के हाथ में पैसा और पावर आएगी, वह सबसे पहले उस औरत को लात मारेगा जिसने उसे पाला है, क्योंकि यही दुनिया का दस्तूर है। स्नेहा की जहरीली बातें अंजलि के आत्मविश्वास को डिगाने की कोशिश कर रही थीं, और रात के सन्नाटे में अंजलि को भी कभी कभी डर लगता था कि क्या वाकई उसका बेटा उसे भूल जाएगा। लेकिन जब वह घर लौटकर आर्यन को अपनी पुरानी अटैची पैक करते हुए देखती, तो उसका सारा डर काफूर हो जाता था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब आर्यन को अपनी उड़ान भरनी थी, और विदाई की वह घड़ी बेहद भावुक और भारी थी। अंजलि ने आर्यन के लिए उसके पसंदीदा बेसन के लड्डू बनाए थे और उसे एक छोटे से डिब्बे में पैक कर दिया था, ताकि उसे विदेश में घर की याद न सताए। आर्यन ने अपनी मां के पैर छुए और उन्हें कसकर गले लगा लिया, और उस समय दोनों के पास शब्दों की कमी थी, क्योंकि उनकी धड़कनें आपस में बातें कर रही थीं। आर्यन देख रहा था कि उसकी मां की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है ताकि उसका बेटा कमजोर न पड़े। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी मां का शरीर पिछले कुछ सालों में कितना कमजोर हो गया है और उसके हाथ कितने खुरदरे हो चुके हैं। हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वार पर खड़े होकर आर्यन ने अपनी मां की ओर एक अंतिम बार देखा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी, जो किसी ज्वालामुखी के फटने से पहले की शांति जैसी थी। उसने अंजलि का हाथ अपने हाथों में लिया और एक ऐसा वादा किया जो वहां मौजूद किसी भी इंसान ने नहीं सुना, लेकिन जिसने अंजलि की आत्मा को झकझोर दिया। आर्यन ने कहा कि वह जा रहा है ताकि वह एक राजा बनकर वापस आ सके, और जब वह लौटेगा तो पूरी दुनिया उसकी मां के कदमों में होगी। उसने कसम खाई कि जिन लोगों ने आज उन पर उंगलियां उठाई हैं, एक दिन वे ही लोग लाइन में लगकर उनसे मिलने की भीख मांगेंगे। यह केवल एक बेटे का वादा नहीं था, बल्कि यह एक योद्धा की प्रतिज्ञा थी, जो अपने अपमान का बदला अपनी सफलता से लेने जा रहा था। आर्यन के जाने के बाद जब अंजलि उस खाली घर में लौटी, तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकाल लिया हो। वह छोटा सा कमरा, जो कल तक आर्यन की किताबों और उसकी बातों से भरा रहता था, आज किसी कब्रिस्तान की तरह शांत और डरावना लग रहा था। अंजलि ने आर्यन के बिस्तर पर बैठकर उसके तकिए को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि अब उसे अपनी भावनाओं को छिपाने की जरूरत नहीं थी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी और छत से टपकता पानी अब उसे परेशान नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका ध्यान केवल उस शून्य पर था जो आर्यन अपने पीछे छोड़ गया था। वह जानती थी कि यह जुदाई लंबी होगी और उसे इस अकेलेपन के साथ जीने की आदत डालनी होगी। शुरुआत के कुछ महीनों तक आर्यन का फोन नियमित रूप से आता था और वह अंजलि को अपनी नई दुनिया और पढ़ाई के बारे में बताता रहता था। वह बताता था कि कैसे वहां की इमारतें आसमान को छूती हैं और कैसे वहां की तकनीक भारत से कई साल आगे है। अंजलि उसकी बातें सुनकर खुश होती थी और उसे लगता था कि उसका बेटा उसके पास ही है। वह पीसीओ बूथ पर जाकर घंटों उसका इंतजार करती थी और उसकी आवाज सुनते ही उसका चेहरा खिल उठता था। लेकिन धीरे धीरे आर्यन की पढ़ाई का दबाव और उसके गुप्त प्रोजेक्ट्स की वजह से फोन कॉल्स की संख्या कम होने लगी। वह वहां अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक बड़े स्टार्टअप पर काम कर रहा था, जिसके लिए उसे दिन रात एक करना पड़ रहा था और उसे सोने तक का समय नहीं मिल रहा था। बस्ती के लोग और रिश्तेदार जो इसी मौके की ताक में बैठे थे, उन्होंने अब खुलकर अंजलि का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। जब अंजलि पीसीओ से उदास होकर लौटती तो पड़ोसी एक दूसरे को कोहनी मारकर हंसते और कहते कि देखो, हमने तो पहले ही कहा था। वे लोग कहते कि आर्यन अब बड़ा साहब बन गया है और उसे अपनी गरीब मां की याद क्यों आएगी जो एक गंदी बस्ती में रहती है।
वे अंजलि को ताना मारते कि उसने एक सांप को दूध पिलाया है जो अब उसे डसकर चला गया। ये बातें अंजलि को अंदर ही अंदर मार रही थी और वह मानसिक रूप से कमजोर होती जा रही थी। उसे अपने बेटे पर तो भरोसा था, लेकिन समाज के ताने किसी भी इंसान के धैर्य को तोड़ सकते हैं। समय बीतता गया और 1 साल, 2 साल और फिर 3 साल निकल गए और आर्यन का संपर्क लगभग न के बराबर हो गया था। कभी कभी महीने में एक बार उसका छोटा सा संदेश आता था कि वह ठीक है और काम में व्यस्त है, लेकिन इससे अंजलि की ममता शांत नहीं होती थी। दरअसल आर्यन एक ऐसी और 2 साल बारी और एक बार में क्रांतिकारी तकनीक पर काम कर रहा था, जिसे बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां खरीदना चाहती थीं और सुरक्षा कारणों से उसे अपनी पहचान और संपर्क सीमित रखने की सलाह दी गई थी। वह चाहता था कि जब वह अपनी मां से बात करे तो उसके पास उन्हें देने के लिए पूरी दुनिया की खुशियां हों। इसलिए उसने अपनी भावनाओं को मारकर काम में झोंक दिया था। लेकिन यहां अंजलि इस सच्चाई से अनजान थी और वह हर दिन दरवाजे की ओर देखती रहती थी। उधर अस्पताल में स्नेहा अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी और उसने अंजलि को परेशान करने की सारी हदें पार कर दी थीं। उसने अंजलि का तबादला एक ऐसे वार्ड में कर दिया था जहां संक्रामक रोगों के मरीज रहते थे और जहां काम करना किसी सजा से कम नहीं था। अंजलि की उम्र बढ़ रही थी और उसका शरीर अब इतना कठोर परिश्रम नहीं झेल पा रहा था, लेकिन उसे साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए नौकरी करनी ही थी। स्नेहा अक्सर अंजलि के पास आती और झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहती कि अगर आर्यन ने उसे पैसे भेजे होते तो उसे बुढ़ापे में यह सब नहीं करना पड़ता। स्नेहा की हर बात में जहर होता था, जो अंजलि को यह एहसास दिलाने के लिए काफी था कि वह एक हारी हुई मां है। अंजलि का स्वास्थ्य अब तेजी से गिर रहा था और उसे अक्सर खांसी और बुखार रहने लगा था, लेकिन उसने दवाइयों पर पैसे खर्च करने के बजाय उन्हें बचाना बेहतर समझा। वह सोचती थी कि जब आर्यन वापस आएगा तो उसे पैसों की जरूरत होगी, इसलिए वह अपनी जरूरतों को मारकर एक एक रुपया जोड़ रही थी। एक बार दिवाली के त्योहार पर जब हर घर में दिए जल रहे थे, अंजलि अपने अंधेरे कमरे में अकेली बैठी थी। उसने उम्मीद की थी कि आज तो आर्यन का फोन जरूर आएगा, लेकिन पूरा दिन बीत गया और फोन की घंटी नहीं बजी। उस रात अंजलि का सब्र का बांध टूट गया और उसे लगा कि शायद दुनिया सही कहती थी और वह गलत थी। उस रात उसने भगवान की मूर्ति के सामने रोते हुए पूछा कि क्या उसकी ममता में कोई कमी रह गई थी। 5वां साल आते आते अंजलि की हालत एक जिंदा लाश जैसी हो गई थी और उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। साहूकार अब कर्ज वसूली के लिए गुंडों को भेजने लगा था और वे लोग अंजलि को घर खाली करने की धमकी देते थे। अंजलि के पास न तो पैसे थे और न ही जाने के लिए कोई जगह, और उसका बेटा 7 समंदर पार खामोश बैठा था। पड़ोसी अब उस पर तरस खाने की बजाय उससे चिढ़ने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंजलि अपनी जिद की वजह से इस हालत में है। वे कहते थे कि अगर उसने उस समय अपने भाई की बात मानी होती तो आज वह अपने परिवार के साथ होती, न कि इस तरह लावारिसों की तरह मर रही होती। अंजलि ने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था और वह खुद को अपने कमरे में कैद रखती थी। उसी दौरान अमेरिका में आर्यन ने अपनी तकनीक का पेटेंट करा लिया था और एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने उसके स्टार्टअप का अधिग्रहण कर लिया था, जिससे वह रातों रात करोड़पति बन गया था। लेकिन यह खबर अभी भारत तक नहीं पहुंची थी और आर्यन जानबूझकर इसे गुप्त रख रहा था, क्योंकि वह अपनी वापसी को एक सरप्राइज बनाना चाहता था। वह हर दिन अपनी मां के बारे में सोचता था और उसने अपने कमरे की दीवार पर अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर लगा रखी थी, जो उसे हर पल याद दिलाती थी कि उसका लक्ष्य क्या है। वह नहीं जानता था कि उसकी खामोशी ने उसकी मां को कितना तोड़ दिया है, और जब उसे इसका एहसास होगा तो शायद उसे अपनी सफलता भी फीकी लगने लगेगी। आर्यन अपनी वापसी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था
कि यहां समय रेत की तरह फिसलता जा रहा है। अंजलि के जीवन में अब केवल निराशा ही बची थी और उसे लगने लगा था कि शायद वह अपने बेटे को दोबारा देखे बिना ही मर जाएगी। उसका भाई राजेश कभी कभार उसे देखने आता था, लेकिन केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अभी जिंदा है या नहीं, ताकि उसकी मृत्यु के बाद वह उस कमरे पर कब्जा कर सके। राजेश अंजलि से कहता था कि अब भी वक्त है, वह आर्यन को भूल जाए और वृद्धाश्रम चली जाए, जहां उसे कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। लेकिन अंजलि ने हमेशा इनकार कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि अगर आर्यन वापस आया और उसे घर पर नहीं पाया तो वह भटक जाएगा। यह एक मां का पागलपन था या उसकी अदम्य आशा, यह कहना मुश्किल था, लेकिन यही वह धागा था जिसने उसकी सांसों को अभी तक उसके शरीर से बांध रखा था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां बुराई की जीत और अच्छाई की हार होती दिख रही थी और दर्शक तमाशा देख रहे थे। स्नेहा और उसके जैसे लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे कि उन्होंने साबित कर दिया कि खून के बिना कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन वे ये भूल गए थे कि खामोशी अक्सर तूफान के आने का संकेत होती है, और जो बेटा अपनी मां के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया था, वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। आर्यन का विमान भारत की ओर उड़ान भरने ही वाला था और उसके साथ आ रहा था एक ऐसा सैलाब जो पुराने सारे हिसाब बराबर करने वाला था। अंजलि अपनी टूटी हुई खाट पर लेटी हुई छत को घूर रही थी और उसकी धुंधली आंखों में अभी भी एक उम्मीद की लौ टिमटिमा रही थी जो किसी चमत्कार का इंतजार कर रही थी। पिछले 5 सालों का वक्त अंजलि के लिए किसी युग की तरह लंबा और कष्टदायी साबित हुआ था, जिसमें हर गुजरता दिन उसकी उम्मीद की एक ईंट को तोड़ रहा था। अंजलि का शरीर, जो कभी अस्पताल के वार्डों में दौड़ता फिरता था, अब हड्डियों का एक ढांचा मात्र रह गया था और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए थे। उसे एक भयानक खांसी ने जकड़ लिया था, जिसका इलाज कराने के लिए उसके पास न तो पैसे थे और न ही समय, क्योंकि वह अपना पेट भरने के लिए संघर्ष कर रही थी। आर्यन के जाने के बाद शुरू के कुछ महीनों में जो उम्मीद की किरण थी, वह अब एक धुंधली याद बनकर रह गई थी, क्योंकि पिछले 2 सालों से उसका कोई फोन या पत्र नहीं आया था। बस्ती के लोगों ने यह मान लिया था कि आर्यन मर चुका है या उसने अपनी मांग को त्याग दिया है, और वे लोग अब अंजलि को एक पागल बुढ़िया की तरह देखते थे जो अपने ख्यालों में जीती है। अस्पताल में स्नेहा का पद और अहंकार दोनों 7वें आसमान पर पहुंच चुके थे और अब वह अस्पताल की मुख्य प्रशासक बन चुकी थी, जिसके पास किसी को भी नौकरी से निकालने का अधिकार था। स्नेहा ने अंजलि को परेशान करने की अपनी पुरानी कसम को याद रखा था और वह बस उस सही मौके की तलाश में थी जब वह अंजलि को सड़क पर ला सके। एक दिन स्नेहा ने अंजलि को अपने वातानुकूलित केबिन में बुलाया, जहां वह अपनी महंगी घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर फाइलें देख रही थी। अंजलि डरी और सहमी हुई वहां खड़ी थी और उसके पुराने और घिसे हुए कपड़े उस चमकदार कमरे में बहुत ही बेमेल लग रहे थे। स्नेहा ने बिना उसकी तरफ देखे एक फाइल उसके सामने फेंकी और बहुत ही ठंडे स्वर में कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने उसे तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकालने का फैसला किया है। अंजलि के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि यह नौकरी ही उसका एकमात्र सहारा थी जिससे वह अपना और उस टूटी हुई झोपड़ी का किराया चला रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से स्नेहा के सामने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाते हुए पूछा कि आखिर उसका कसूर क्या है जिसके लिए उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। स्नेहा ने एक क्रूर मुस्कान के साथ अंजलि की ओर देखा और कहा कि उस पर अस्पताल की दवाइयां चोरी करने और मरीजों के साथ लापरवाही बरतने का आरोप है। यह पूरी तरह से झूठ था और अंजलि जानती थी कि यह सब स्नेहा की रची हुई एक साजिश है ताकि उसे बिना किसी पेंशन या फंड के बाहर निकाला जा सके। अंजलि ने रोते हुए अपनी ईमानदारी की दुहाई दी और कहा कि उसने इस अस्पताल को अपने जीवन के 30 साल दिए हैं और वह कभी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन स्नेहा के दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी, बल्कि उसे अंजलि को इस हालत में देखकर एक पैशाचिक आनंद मिल रहा था।
उसने सुरक्षा गार्डों को बुलाकर आदेश दिया कि इस औरत को धक्के मारकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि वह दोबारा यहां घुसने की हिम्मत न करे। अंजलि ने स्नेहा के पैर पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि उसे अपनी नहीं बल्कि अपनी इज्जत की चिंता थी, जिसे आज तार तार किया जा रहा था। स्नेहा ने अपना पैर पीछे खींच लिया और व्यंग्य करते हुए कहा कि उसे अब अपने उस करोड़पति बेटे के पास जाना चाहिए जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने अंजलि को याद दिलाया कि कैसे उसने 10 साल पहले चेतावनी दी थी कि भिखारी का खून कभी वफादार नहीं होता, और आज उसकी बात सच साबित हो गई है। गार्डों ने अंजलि को किसी अपराधी की तरह पकड़कर अस्पताल के गलियारे से घसीटते हुए मुख्य द्वार तक पहुंचाया, जहां मरीज और अन्य कर्मचारी तमाशा देख रहे थे। वही गलियारा जहां कभी अंजलि ने आर्यन की जान बचाई थी और उसे अपनी गोद में उठाया था, आज उसकी अपनी बर्बादी का गवाह बन रहा था। अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई थी, क्योंकि वह अपमान के बोझ तले दब चुकी थी। जब उसे अस्पताल के गेट के बाहर सड़क पर फेंका गया तो वह कीचड़ में गिर पड़ी और उसके घुटनों से खून रिसने लगा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी उदासी थी, मानो प्रकृति भी अंजलि के इस अपमान पर शोक मना रही हो। सड़क पर पड़ी अंजलि को उठाने के लिए कोई आगे नहीं आया, बल्कि वहां से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझकर हंस रहे थे या मुंह फेर कर निकल रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और लड़खड़ाते कदमों से अपनी बस्ती की ओर चलना शुरू किया, जो शहर के दूसरे छोर पर थी। रास्ते भर उसे स्नेहा के शब्द किसी हथौड़े की तरह दिमाग में बजते हुए सुनाई दे रहे थे कि उसका बेटा उसे भूल चुका है। अंजलि का मन बार बार यह मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन उसकी मौजूदा हालत और आर्यन की लंबी खामोशी उसके विश्वास की जड़ों को हिला रही थी। क्या वाकई उसका बेटा बदल गया है, या वह किसी ऐसी मुसीबत में है जहां से वह अपनी मां से संपर्क नहीं कर पा रहा है? जब अंजलि अपनी बस्ती में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल और भी बैठ गया, क्योंकि उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी और उसका सामान सड़क पर बिखरा पड़ा था। साहूकार और मकान मालिक सेठ गिरधारी लाल अपने गुंडों के साथ वहां खड़ा था और वह के अंजलि के घर का बचा कुचा सामान बाहर फेंकवा रहा था। अंजलि चीखती हुई वहां पहुंची और उसने गिरधारी लाल के हाथ पकड़कर पूछा कि वह यह क्या कर रहा है। गिरधारी ने उसे धक्का देते हुए कहा कि पिछले 3 महीनों से किराया और ब्याज नहीं आया है और अब उसके सब्र का बांध टूट चुका है। उसने ऐलान कर दिया कि अब यह कोठरी किसी और को दी जाएगी जो समय पर पैसे दे सके, और अंजलि को अभी इसी वक्त यहां से दफा होना होगा। अंजलि ने अपने बिखरे हुए बर्तनों और कपड़ों को समेटने की कोशिश की और गिरधारी से कुछ दिन की मोहलत मांगी कि वह कहीं से भी पैसे लाकर दे देगी। लेकिन गिरधारी ने हंसते हुए कहा कि जिसके पास खाने के लाले पड़े हैं वह हजारों का कर्जा कैसे चुकाएगी। उसने अंजलि की उस पुरानी संदूक को लात मारी जिसमें उसने आर्यन की बचपन की यादें और किताबें सहेज कर रखी थीं। किताबें कीचड़ में गिर गईं और यह देखकर अंजलि का सब्र भी जवाब दे गया। वह उन किताबों को बचाने के लिए कीचड़ में लेट गई और चिल्लाकर कहा कि उसकी जान ले लो, लेकिन उसके बेटे की अमानत को हाथ मत लगाओ। भीड़ में खड़े लोग इस दृश्य का वीडियो बना रहे थे और मजे ले रहे थे, मानो किसी की मजबूरी उनके लिए मनोरंजन का साधन हो। इसी बीच भीड़ को चीरता हुआ अंजलि का भाई राजेश अपनी पत्नी के साथ वहां आ पहुंचा, लेकिन वह अपनी बहन की मदद करने के लिए नहीं बल्कि उसकी तबाही का जश्न मनाने आया था। राजेश ने गिरधारी को शांत करते हुए कहा कि उसे इस पागल औरत को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि यह समाज के लिए एक बोझ बन गई है। राजेश अंजलि के पास आया जो कीचड़ में सनी हुई बैठी थी, और उसने थूकते हुए कहा कि आज हमारे खानदान की नाक कट गई है। उसने अंजलि को याद दिलाया कि कैसे उसने परिवार के ऊपर उस अनाथ लड़के को चुना था और आज उसी लड़के ने उसे सड़क का भिखारी बना दिया है। राजेश की बातें अंजलि के घावों पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी।
पूरी बस्ती के सामने अंजलि का तमाशा बन रहा था और हर कोई उसे एक असफल मां का उदाहरण बता रहा था, जिसने अपनी ममता एक गलत इंसान पर लौटा दी। कुछ औरतें कह रही थीं कि यह पिछले जन्मों का पाप है जो इसे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। अंजलि ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और उसने देखा कि उन सैकड़ों चेहरों में एक भी चेहरा ऐसा नहीं था जिसमें उसके लिए थोड़ी सी भी दया या हमदर्दी हो। वह पूरी तरह से अकेली थी, एक ऐसे शहर में जिसमें लाखों लोग रहते थे, लेकिन कोई भी उसका अपना नहीं था। उसकी आत्मा ने उस पल हार मान ली और उसे लगा कि शायद अब उसका अंत निकट है और यही उसकी नियति है। शाम ढलने लगी थी और गिरधारी ने अपने गुंडों से कहकर अंजलि को बस्ती के बाहर खदेड़ दिया ताकि वह उसके घर के सामने बैठकर उसकी ग्राहकों को खराब न करे। अंजलि एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, जो बस्ती के बाहर एक सुनसान जगह पर था और जहां अक्सर आवारा कुत्ते बैठा करते थे। उसे ठंड लग रही थी और उसका बुखार तेज हो गया था, जिससे उसका शरीर तप रहा था। उसके पास न तो सिर छिपाने के लिए छत थी और न ही पेट भरने के लिए रोटी। बस उसके हाथ में आर्यन की एक पुरानी तस्वीर थी जिसे उसने अपने सीने से लगा रखा था। वह तस्वीर ही अब उसका एकमात्र सहारा थी, जो उसे इस बात का एहसास दिला रही थी कि उसका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ नहीं गया है। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और अंजलि को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हो रहा था। उसे भूख का एहसास खत्म हो चुका था और अब केवल प्यास लग रही थी, लेकिन उसके पास पानी की एक बूंद भी नहीं थी। वह बार बार बेहोशी की हालत में जा रही थी और उसे भ्रम हो रहा था कि आर्यन उसे बुला रहा है। वह बड़बड़ा रही थी कि मेरा बेटा आएगा, वह जरूर आएगा, वह राजा बनकर आएगा। वहां से गुजरने वाले कुछ नशेड़ी उसे देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे कि बुढ़िया पागल हो गई है, लेकिन अंजलि को उनकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थीं, क्योंकि उसका मन अब एक अलग ही दुनिया में भटक रहा था, जहां केवल वह और उसका बेटा थे। तभी उसे याद आया कि आज वही तारीख है जिस दिन आर्यन उसे छोड़कर अमेरिका गया था और उसने वादा किया था कि वह वापस आएगा। क्या आज 5 साल पूरे हो गए हैं? अंजलि की याददाश्त धुंधली हो रही थी, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि कुछ होने वाला है। उसने अपनी धुंधली आंखों से सड़क की ओर देखा, जहां सन्नाटा पसरा हुआ था और केवल स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। उसे लगा कि शायद उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है, चाहे वह बेटे के रूप में हो या मौत के रूप में। उसने ईश्वर से अंतिम प्रार्थना की कि अगर उसका बेटा जिंदा है तो उसे खुश रखना, और अगर वह मर चुका है तो उसे भी अपने पास बुला लेना। अचानक उसे लगा कि उसकी जेब में पड़ा वह पुराना मोबाइल फोन, जिसे उसने सालों से संभाल कर रखा था, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। क्या वह बज रहा था या यह केवल उसके दिमाग का वहम था? उसने कांपते हाथों से फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन काली थी और बैटरी खत्म हो चुकी थी। यह उसकी उम्मीद की आखिरी डोर थी जो टूट गई थी। उसने फोन को सीने से लगाया और पेड़ के तने से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। उसके आंसू सूख चुके थे और अब केवल एक खालीपन बचा था जो मौत से भी ज्यादा भयानक था। वह सोच रही थी कि क्या दुनिया सचमुच इतनी क्रूर है कि एक मां की ममता को पैरों तले रौंद दे। उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक 5 सितारा होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक युवक खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर बारिश को देख रहा था। वह आर्यन था, जो आज ही भारत लौटा था और उसने जानबूझकर अपनी वापसी को पूरी तरह गुप्त रखा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और उसके हाथ में एक गिलास था जिसे वह कसकर पकड़े हुए था। वह नहीं जानता था कि उसकी मां इस वक्त कहां है और किस हाल में है, क्योंकि उसने उन्हें सरप्राइज देने के लिए फोन नहीं किया था। उसे लग रहा था कि उसकी मां अभी भी उसी घर में होगी और कल सुबह जब वह उनके सामने जाएगा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे उसका दिल उसे कोई चेतावनी दे रहा हो।
आर्यन ने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और आदेश दिया कि सुबह होते ही सबसे पहले उसकी पुरानी बस्ती की ओर जाने वाली गाड़ियां तैयार की जाएं। उसने यह भी निर्देश दिया कि शहर के सबसे बड़े वकीलों और पुलिस अधिकारियों को भी उसके साथ चलने के लिए कहा जाए, क्योंकि उसे अंदेशा था कि उसे वहां कुछ पुराने हिसाब बराबर करने पड़ सकते हैं। आर्यन अभी भी वही पुराना आर्यन था, लेकिन अब उसके पास सत्ता और पैसा दोनों थे। उसने अपने मन में सोचा कि मां, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है और अब तुम्हारी बारी है मुझे गले लगाने की। लेकिन वह इस कड़वे सच से अनजान था कि उसकी मां इस वक्त मौत से जंग लड़ रही है। पेड़ के नीचे बैठी अंजलि की सांसें अब उखड़ रही थीं और उसे अपने चारों ओर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसका शरीर हल्का हो गया है और दर्द गायब हो रहा है। क्या यही अंत है? उसने एक आखिरी बार अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और उसे दूर सड़क पर गाड़ियों की हेडलाइट्स चमकती हुई दिखाई दी। क्या यह कोई सपना है या हकीकत? उसने अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बेजान होकर गिर पड़ा। वह बेहोश हो गई और उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया, जबकि हाथ में आर्यन की तस्वीर अभी भी सुरक्षित थी। कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर थी, जहां एक तरफ बेटा अपनी मां को राजरानी बनाने के सपने देख रहा था और दूसरी तरफ मां एक भिखारी की मौत मरने के कगार पर थी। यह रात बहुत लंबी होने वाली थी, एक ऐसी रात जो फैसला करने वाली थी कि क्या सचमुच अच्छाई की जीत होती है या बुराई का अंधेरा ही हमेशा के लिए छा जाता है। अंजलि की खामोशी और आर्यन की बेचैनी के बीच केवल कुछ ही घंटों का फासला था, लेकिन ये घंटे सदियों जैसे भारी थे। कुदरत भी खामोश होकर देख रही थी कि क्या सुबह का सूरज इस मां के लिए नई जिंदगी लेकर आएगा या फिर यह उसकी आखिरी रात साबित होगी। शहर सो रहा था, लेकिन एक मां की ममता और एक बेटे का संकल्प दोनों जाग रहे थे और उनकी तकदीरें टकराने के लिए तैयार थीं। अगली सुबह का सूरज जब बस्ती की तंग गलियों में उतरा तो उसने एक ऐसा मंजर देखा जो किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह को कंपा देने के लिए काफी था। अंजलि अभी भी उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बेसुध पड़ी थी और उसका आधा शरीर कीचड़ में सना हुआ था, जबकि उसके हाथ में आर्यन की तस्वीर अभी भी सुरक्षित थी। रात भर की बारिश और ठंड ने उसके शरीर को नीला कर दिया था और उसकी सांसें इतनी धीमी चल रही थी कि यह पता लगाना मुश्किल था कि वह जिंदा है या मर चुकी है। बस्ती के लोग अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू कर चुके थे और वहां से गुजरने वाले लोग अंजलि को एक गिरी हुई लाश समझकर अपनी नाक सिकोड़ रहे थे। किसी ने भी पास जाकर उसकी नब्ज चेक करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उनके लिए वह केवल एक पागल बुढ़िया थी जिसका मर जाना ही सबके लिए बेहतर था। तभी वहां अंजलि का भाई राजेश और मकान मालिक गिरधारी लाल आ पहुंचे, जो ये सुनिश्चित करने आए थे कि अंजलि वहां से चली गई है या नहीं। गिरधारी लाल ने अंजलि को वहां पड़ा देखकर गुस्से से थूकते हुए कहा कि यह औरत मरने के लिए भी मेरी ही जगह घेर कर बैठी है। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि इसे उठाकर पास के कूड़ेदान के पास फेंक दिया जाए, ताकि यहां बदबू न फैले और उसके नए किराएदार को कोई परेशानी न हो। राजेश भी वहां खड़ा होकर बीड़ी पी रहा था और उसने अपनी बहन की इस हालत पर जरा भी दया नहीं दिखाई, बल्कि उसने कहा कि अच्छा हुआ जो किस्सा खत्म हुआ, वरना यह खानदान की बदनामी का कारण बनी रहती। वे लोग अभी अंजलि को हाथ लगाने ही वाले थे कि तभी जमीन में एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। अचानक बस्ती के मुख्य द्वार पर एक भारी शोर सुनाई दिया और धूल का एक गुबार आसमान की ओर उठता हुआ दिखाई दिया। सभी लोगों ने अपना काम छोड़कर उस दिशा में देखा जहां से एक के बाद एक 10 काली और चमकदार एसयूवी गाड़ियां बस्ती की कच्ची सड़क पर दाखिल हो रही थीं। इन गाड़ियों की चमक और भव्यता उस गंदी बस्ती के माहौल में किसी दूसरे ग्रह की सवारी जैसी लग रही थी। सबसे आगे पुलिस की जिप्सी चल रही थी, जो हूटर बजाकर रास्ता साफ करवा रही थी, और उसके पीछे महंगी विदेशी गाड़ियों का काफिला किसी राजा की सवारी की तरह आगे बढ़ रहा था। बस्ती के लोग डर और आश्चर्य से
अपने घरों से बाहर निकल आए और सड़क के किनारे खड़े होकर यह तमाशा देखने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी महंगी गाड़ियां कभी नहीं देखी थीं। गिरधारी लाल और राजेश भी अपना काम छोड़कर उस काफिले को देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर कौन सा बड़ा मंत्री या अधिकारी आज उनकी बस्ती में आ गया है। गाड़ियों का यह काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा और ठीक उस बरगद के पेड़ के पास आकर रुक गया जहां अंजलि बेसुध पड़ी थी। गाड़ियों के रुकते ही माहौल में एक गहरा सन्नाटा छा गया और केवल इंजनों की धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। सबसे पहले सुरक्षा गार्ड्स अपनी गाड़ियों से कूदकर बाहर आए, जिन्होंने काले सूट और काले चश्मे पहन रखे थे और उनके हाथों में वायरलेस सेट थे। उन्होंने तुरंत उस जगह को घेर लिया और भीड़ को पीछे धकेलना शुरू कर दिया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। काफिले के बीच में मौजूद एक सबसे महंगी और लंबी कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक युवक बाहर निकला, जिसका व्यक्तित्व वहां मौजूद किसी भी इंसान से बिल्कुल अलग था। उसने एक बेशकीमती इतालवी सूट पहन रखा था और उसकी आंखों पर काला चश्मा था जो उसके चेहरे के भावों को छिपा रहा था। उसके जूते कीचड़ से सनी सड़क पर टिके, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई, बल्कि वह एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा। उसकी कद काठी और चलने के अंदाज में इतनी सत्ता और आत्मविश्वास था कि वहां खड़े गिरधारी लाल और राजेश के पसीने छूटने लगे। वह युवक कोई और नहीं बल्कि आर्यन था, जो 10 साल बाद एक भिखारी के रूप में नहीं बल्कि एक बादशाह के रूप में अपनी जमीन पर वापस लौटा था। आर्यन ने अपना काला चश्मा उतारा और उसकी तेज नजरों ने चारों तरफ खड़ी भीड़ को स्कैन किया, जो उसे पहचान नहीं पा रही थी। उसकी नजरें सीधे उस बरगद के पेड़ के नीचे गईं, जहां उसकी मां कीचड़ में लथपथ पड़ी थी। और यह दृश्य देखते ही आर्यन का दिल बैठ गया। उसके चेहरे से सारी कठोरता गायब हो गई और उसकी जगह एक बेटे की तड़प ने ले ली, जो अपनी मां को इस हाल में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह चीखते हुए मांग कहकर उस कीचड़ भरे रास्ते पर दौड़ पड़ा और उसने अपनी महंगी सूट की परवाह किए बिना खुद को कीचड़ में झोंक दिया। आर्यन ने अंजलि के सिर को अपनी गोद में उठाया और जोर जोर से उसे हिलाने लगा ताकि वह अपनी आंखें खोल सके। यह दृश्य देखकर वहां खड़ी भीड़ सन्न रह गई और लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतना बड़ा रईस आदमी उस पागल बुढ़िया के लिए रो रहा है। तभी भीड़ में से किसी ने दबी हुई आवाज में कहा कि क्या यह वही आर्यन है जिसे हम भिखारी कहते थे। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई और गिरधारी लाल और राजेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसे याद आ गया कि उसने आर्यन के साथ क्या किया था और आज वही लड़का उसके सामने एक ऐसी ताकत बनकर खड़ा था जिसका मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। आर्यन बार बार अंजलि के चेहरे पर हाथ फेर रहा था और रोते हुए कह रहा था कि मां आंखें खोलो, मैं आ गया हूं। आर्यन के इशारे पर उसकी मेडिकल टीम, जो काफिले के साथ ही आई थी, तुरंत वहां पहुंच गई और उन्होंने अंजलि को ऑक्सीजन मास्क लगाया और उसकी नब्ज चेक की। डॉक्टरों ने आर्यन को बताया कि उनकी हालत बहुत नाजुक है और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। आर्यन ने अपनी गोद में ही अंजलि को उठाया और अपनी कार की पिछली सीट पर बहुत ही सावधानी से लिटाया। इस दौरान उसकी नजर वहां खड़े गिरधारी लाल और राजेश पर पड़ी और उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अंगारे दहक उठे। उसने भीड़ की तरफ मुड़कर देखा और एक ऐसी दहाड़ मारी जिससे वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। आर्यन ने गिरधारी लाल की तरफ उंगली उठाई और बहुत ही ठंडी और खतरनाक आवाज में पूछा कि किसने मेरी मां को घर से बाहर निकाला और इस हालत में सड़क पर फेंक दिया। गिरधारी लाल, जो कुछ देर पहले शेर बना हुआ था, अब गीदड़ की तरह कांप रहा था और उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। आर्यन के सुरक्षा गार्ड्स ने गिरधारी लाल को गर्दन से पकड़कर आर्यन के कदमों में डाल दिया। आर्यन ने कहा
कि जिस जमीन और घर का घमंड तुझे था, वह पूरा इलाका मैंने आज सुबह ही खरीद लिया है और अब तू मेरी जमीन पर खड़ा है। यह सुनकर बस्ती के लोगों को सांप सूंघ गया, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस लड़के को वे कल तक ताने मारते थे, आज वह उनका मालिक बन चुका है। आर्यन ने अपने मामा राजेश की ओर देखा, जो भीड़ में छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्यन की नजरों से बचना नामुमकिन था। आर्यन उसके पास गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम्हें याद है मामा जी, तुमने कहा था कि मैं अपनी मां को भूल जाऊंगा। आज मैं वापस आया हूं, लेकिन तुम अपनी बहन को भूल गए और उसे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। आर्यन ने कहा कि खून का रिश्ता तो तुमने उसी दिन खत्म कर दिया था जिस दिन तुमने हमें घर से निकाला था। अब केवल हिसाब बाकी है। तभी वहां सिटी अस्पताल की एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई पहुंची और उसमें से स्नेहा और कुछ कर्मचारी हड़बड़ाते हुए बाहर निकले। दरअसल आर्यन के आने की खबर शहर में आग की तरह फैल चुकी थी और स्नेहा को पता चल गया था कि जिस कंपनी ने अस्पताल को खरीदा है, उसका मालिक आर्यन है। स्नेहा वहां अंजलि की मदद करने का नाटक करने आई थी ताकि वह अपनी नौकरी बचा सके और आर्यन की नजरों में अच्छी बन सके। वह दौड़ती हुई आर्यन के पास आई और झूठी चिंता दिखाते हुए कहा कि अरे अंजलि को क्या हो गया, हम तो इसे ढूंढ ही रहे थे ताकि इसका इलाज कर सकें। स्नेहा की यह नौटंकी आर्यन को और भी ज्यादा क्रोधित कर रही थी, क्योंकि वह उस औरत की असलियत बहुत अच्छी तरह जानता था। आर्यन ने स्नेहा को वहीं रोक दिया और एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा कि मिस स्नेहा, आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूं। उसने स्नेहा को याद दिलाया कि कैसे उसने उसकी मां को अस्पताल से धक्के मारकर निकाला था और उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। आर्यन ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और स्नेहा के सामने लहराते हुए कहा कि यह अस्पताल अब मेरी संपत्ति है और मेरा पहला आदेश यह है कि तुम्हें और तुम्हारे जैसे सभी भ्रष्ट कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाता है। स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ी, क्योंकि उसका करियर और घमंड दोनों एक साथ चकनाचूर हो गए थे। आर्यन ने वहां मौजूद भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि तुम सब लोग तमाशा देखने के आदी हो और जब मेरी मां तड़प रही थी तब भी तुम तमाशा देख रहे थे। उसने कहा कि गरीबी इंसान के कपड़ों में होती है, लेकिन तुम लोगों की सोच गरीब है, जिसने एक लाचार औरत की मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। आर्यन की बातें लोगों के दिलों को चीर रही थीं और कई लोगों की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी इंसानियत खो दी थी और आज एक तथाकथित भिखारी का बेटा उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा था। आर्यन ने ऐलान किया कि अब से इस बस्ती के नियम बदल जाएंगे और यहां किसी भी बुजुर्ग का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंजलि को लेकर आर्यन का काफिला अस्पताल की ओर बढ़ा, जो अब उसी का था, और वहां के सबसे महंगे वीआईपी सूट में अंजलि के इलाज की तैयारी की जा चुकी थी। कार के अंदर आर्यन ने अंजलि का हाथ अपने गालों से लगा रखा था और वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसे अपनी मां के साथ कुछ वक्त और मिल जाए। अंजलि ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और धुंधली नजरों से अपने बेटे को देखा, जो अब एक राजकुमार जैसा लग रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से आर्यन के चेहरे को छूने की कोशिश की और बहुत ही धीमी आवाज में पूछा कि क्या यह सपना है। आर्यन ने उसका हाथ चूमते हुए कहा कि यह सपना नहीं है मां, यह हकीकत है और अब तेरे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। अस्पताल में पहुंचने पर बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम अंजलि के इलाज में जुट गई और आर्यन आईसीयू के बाहर कांच की दीवार से अपनी मां को देखता रहा। उसका दिल अभी भी भारी था, क्योंकि वह जानता था कि उसने अपनी मां को बहुत देर कर दी है और उसके शरीर को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। लेकिन डॉक्टरों ने आश्वासन दिया कि वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे और अब जब पैसे और संसाधनों की कोई कमी नहीं है तो उम्मीद की किरण बाकी है। आर्यन ने वहीं खड़े होकर कसम खाई कि वह उन सभी लोगों को कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाएगा
जिन्होंने उसकी मां को इस हालत तक पहुंचाया है। उसकी यह वापसी केवल धन का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह न्याय की स्थापना थी। शहर भर में यह खबर हेडलाइन बन चुकी थी कि कैसे एक गोद लिया हुआ बेटा अरबपति बनकर लौटा और उसने अपनी मां के सम्मान के लिए पूरा शहर हिला दिया। मीडिया वाले अस्पताल के बाहर जमा थे और वे आर्यन का इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन आर्यन ने किसी से भी बात करने से इनकार कर दिया। उसका ध्यान केवल अपनी मां पर था, जो अब धीरे धीरे खतरे से बाहर आ रही थी। स्नेहा, गिरधारी और राजेश जैसे लोग अब अपनी करनी पर पछता रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आर्यन उन्हें छोड़ेगा नहीं। वे लोग वकीलों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन आर्यन की ताकत के सामने कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। यह उस कहावत का जीवंत उदाहरण था कि समय का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शाम होते होते अंजलि की हालत में काफी सुधार हुआ और उसे होश आ गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक महल जैसे कमरे में पाया, जहां हर तरफ फूलों की खुशबू थी और नरम बिस्तर था। आर्यन उसके पास बैठा था और उसके हाथ में वही बेसन के लड्डू थे जो अंजलि ने 5 साल पहले उसे दिए थे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मां, मैं वापस आ गया हूं और मैं अपने साथ तुम्हारी खोई हुई इज्जत और खुशियां भी वापस लाया हूं। अंजलि की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। यह मिलन इतना भावुक था कि वहां मौजूद नर्सों की आंखों में भी पानी आ गया। आर्यन ने अंजलि को बताया कि उसने वह पूरा इलाका खरीद लिया है जहां वे रहते थे, और अब वहां गरीबों के लिए एक मुफ्त अस्पताल और स्कूल बनाया जाएगा, जिसका नाम अंजलि के नाम पर होगा। उसने कहा कि जिन लोगों ने उसे ताने मारे थे, अब वे उसी के नाम के संस्थान में इलाज और शिक्षा पाएंगे। यह आर्यन का बदला लेने का तरीका था, जिसमें हिंसा नहीं बल्कि परोपकार और सुधार की भावना थी। अंजलि को अपने बेटे पर गर्व हो रहा था कि उसने न केवल दौलत कमाई है, बल्कि उसने अपने संस्कारों को भी जिंदा रखा है। उसने महसूस किया कि उसका फैसला सही था और उसकी परवरिश सफल हो गई है। बाहर का मौसम अब बदल चुका था और तूफान थम गया था। आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे, मानो वे भी इस मां बेटे के पुनर्मिलन का जश्न मना रहे हों। आर्यन ने अपनी मां के माथे को चूमा और कहा कि अब तुम्हें कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा बेटा अब दुनिया का सामना करने के लिए ढाल बनकर खड़ा है। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन इस बार उसमें दर्द नहीं बल्कि सुकून था। यह एक नई सुबह की शुरुआत थी जो अंधेरी रात के बाद आई थी और जिसने साबित कर दिया था कि प्रेम और त्याग की शक्ति दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ी होती है। अंजलि के लिए शहर के सबसे महंगे निजी अस्पताल के उस आलीशान कमरे में आंखें खोलना किसी पुनर्जन्म जैसा था, जहां हवा में दवाइयों की गंध की जगह ताजे फूलों की भीनी खुशबू तैर रही थी। वह मखमल के गद्दे पर लेटी थी और उसके चारों ओर आधुनिक मशीनें लगी थीं, जो उसकी हर सांस और धड़कन पर नजर रख रही थीं। आर्यन उसके बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठा था और उसका सिर अंजलि के हाथ पर टिका हुआ था, मानो वह नींद में भी अपनी मां का साथ छोड़ने को तैयार न हो। अंजलि ने अपनी कमजोर उंगलियों से आर्यन के बालों को सहलाया और उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेटे के लिए उसने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी थी, वह एक दिन उसे इस तरह मौत के मुंह से वापस ले आएगा। आर्यन की नींद खुल गई और उसने अपनी मां को जागते हुए देखकर तुरंत डॉक्टर को बुलाया और उसके चेहरे पर राहत की एक बड़ी मुस्कान आ गई। अगले कुछ दिनों तक आर्यन ने अपनी सारी व्यावसायिक व्यस्तताओं को दरकिनार कर दिया और वह दिन रात अपनी मां की सेवा में लगा रहा। वह खुद अपने हाथों से उसे सूप पिलाता और दवाइयां देता, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में अंजलि उसकी देखभाल करती थी जब वह बीमार पड़ता था। इस दौरान आर्यन ने अंजलि को बताया कि अमेरिका में उसने किन कठिनाइयों का सामना किया और कैसे एक गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट और अपनी कंपनी की सुरक्षा नीतियों के कारण वह संपर्क नहीं कर पाया था। उसने रोते हुए अंजलि से माफी मांगी
कि उसकी अनचाही चुप्पी ने उसे इतना दर्द दिया और उसे समाज के ताने सुनने पर मजबूर किया। अंजलि ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया और कहा कि एक मां अपने बेटे से कभी नाराज नहीं हो सकती और उसका सुरक्षित वापस आना ही उसके लिए सबसे बड़ा इनाम है। जब अंजलि पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तो आर्यन ने उसे एक सरप्राइज देने का फैसला किया, जो न केवल अंजलि के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए एक सबक बनने वाला था। उसने अंजलि के लिए शहर के सबसे बड़े फैशन डिजाइनर से विशेष रूप से तैयार की गई एक साड़ी मंगवाई और उसे तैयार होने के लिए कहा। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने अपने बेटे की खुशी के लिए वह कीमती साड़ी पहन ली और जब उसने आईने में खुद को देखा तो वह पहचान ही नहीं पाई। वह वही अंजलि थी जिसे कुछ दिन पहले कीचड़ में फेंका गया था, लेकिन आज वह किसी राजरानी जैसी लग रही थी। आर्यन उसे अपनी लिमोजिन में बैठाकर उसी बस्ती की ओर ले गया जहां उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन साल बिताए थे और जहां अंजलि का अपमान हुआ था। जब उनकी गाड़ी बस्ती के पास पहुंची तो अंजलि यह देखकर हैरान रह गई कि वहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। जिस जगह पर उनकी टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी और जहां कूड़े के ढेर लगे रहते थे, वहां आज एक विशाल मंच सजा हुआ था और हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। मीडिया के कैमरे फ्लैश कर रहे थे और शहर के बड़े बड़े नेता और अधिकारी वहां मौजूद थे, जो आर्यन के स्वागत के लिए कतार में खड़े थे। मंच के पीछे एक बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा था, अंजलि चैरिटेबल ट्रस्ट एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास समारोह। आर्यन ने अंजलि का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से उतारा और जैसे ही लोगों ने अंजलि को देखा, वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आर्यन अपनी मां को रेड कारपेट पर चलाते हुए मंच की ओर ले जा रहा था और भीड़ में वे सभी चेहरे मौजूद थे जिन्होंने कभी अंजलि का मजाक उड़ाया था। अंजलि ने देखा कि उसके पुराने पड़ोसी सिर झुकाए खड़े थे और उनकी आंखों में शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। वे लोग जो उसे पागल बुढ़िया कहते थे, आज उसकी एक झलक पाने के लिए धक्के खा रहे थे और पुलिस उन्हें पीछे रोक रही थी। यह अंजलि की जीत थी, लेकिन उसमें कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक शांत गरिमा थी जिसने उसके व्यक्तित्व को और भी विशाल बना दिया था। आर्यन उसे मंच पर सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठाकर खुद माइक के पास गया और उसने बोलना शुरू किया तो हर कोई मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। आर्यन ने बहुत ही भावुक स्वर में अपनी कहानी सुनाई कि कैसे एक तूफानी रात में एक नर्स ने एक लावारिस बच्चे को अपनाया था, जबकि पूरी दुनिया उसे कचरा समझ रही थी। उसने बताया कि वह आज जो कुछ भी है, वह अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि अपनी मां के त्याग और विश्वास की बदौलत है। आर्यन ने कहा कि लोग कहते हैं कि मैंने अनाथ को अपनाया, लेकिन सच तो यह है कि उस बच्चे ने मुझे अपनाया और मुझे एक इंसान बनाया। उसने ऐलान किया कि वह इस पूरी बस्ती को गोद ले रहा है और यहां एक विश्व स्तरीय अस्पताल और स्कूल बनाएगा जहां गरीबों का इलाज और शिक्षा मुफ्त होगी। उसने कहा कि यह संस्था मेरी मां के नाम पर होगी ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि दया और करुणा ही असली धन है। तभी भीड़ में हलचल हुई और पुलिस वाले हथकड़ी लगाए हुए एक महिला को लेकर वहां आए और वह महिला कोई और नहीं बल्कि पूर्व हेड नर्स स्नेहा थी। आर्यन ने अपने प्रभाव और वकीलों की मदद से स्नेहा के पिछले 15 सालों के भ्रष्टाचार और मरीजों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए थे। जांच में पाया गया कि स्नेहा ने अस्पताल के फंड का गबन किया था और नकली दवाइयां सप्लाई की थीं, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। स्नेहा के चेहरे पर अब वह घमंड नहीं था, बल्कि वह डर से कांप रही थी और जब उसने अंजलि को मंच पर बैठे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्यन ने माइक से कहा कि जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और गरीबों को कुचलते हैं, उनका अंजाम यही होता है। स्नेहा ने पुलिस की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए अंजलि की तरफ हाथ बढ़ाया और चिल्लाकर माफी मांगने लगी कि उसे माफ कर दिया जाए
और उसकी नौकरी वापस दे दी जाए। लेकिन आर्यन ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं, और पुलिस के बारे में तुमने जो किया वह एक अक्षम्य अपराध था। उसने कहा कि तुमने एक मां की ममता का अपमान किया और एक ईमानदार कर्मचारी को चोर कहा, इसलिए अब तुम्हें कानून के सामने जवाब देना होगा। अंजलि ने स्नेहा की ओर देखा और उसकी आंखों में प्रतिशोध नहीं, बल्कि दया थी, क्योंकि वह जानती थी कि स्नेहा अपने ही कर्मों की आग में जल रही है। पुलिस स्नेहा को गाड़ी में बैठाकर ले गई और भीड़ ने इस न्याय का स्वागत तालियों से किया। इसके बाद आर्यन की नजर भीड़ के एक कोने में खड़े अपने मामा राजेश और मामी पर पड़ी, जो हाथों में फूलों का गुलदस्ता और मिठाई का डिब्बा लिए खड़े थे। वे लोग सुरक्षा घेरे को पार करके मंच के पास आने की कोशिश कर रहे थे और चिल्ला रहे थे कि वे आर्यन के सगे मामा हैं और उन्हें ऊपर आने दिया जाए। आर्यन ने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया और उन्हें मंच के पास आने दिया। राजेश ने मंच पर चढ़ते ही अंजलि के पैर पकड़ने की कोशिश की और नाटक करते हुए कहा कि उसे अपनी बहन पर बहुत गर्व है और वह जानता था कि उनका भांजा एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। मामी ने भी अपनी बेटी को आगे करते हुए कहा कि देखो, यह तुम्हारी बहन है और इसे अपने भाई से मिलना चाहिए। आर्यन ने राजेश को रोका और उसके हाथ से गुलदस्ता लेने से इनकार कर दिया, जिससे राजेश का मुस्कुराता हुआ चेहरा फीका पड़ गया। आर्यन ने माइक पर सबके सामने कहा कि मिस्टर राजेश, आप आज यहां रिश्तेदारी निभाने नहीं, बल्कि मेरी दौलत देखकर आए हैं। उसने याद दिलाया कि जब हमें सचमुच अपनों की जरूरत थी, तब आपने हमें घर से निकाल दिया था, और जब मेरी मां सड़क पर मर रही थी, तब आप तमाशा देख रहे थे। आर्यन ने कहा कि रिश्ते खून से नहीं बनते, बल्कि प्यार और सम्मान से बनते हैं, और आपने वह अधिकार बहुत पहले खो दिया है। उसने राजेश से कहा कि वह अपनी मिठाई वापस ले जाए, क्योंकि उसकी मांग को अब उनके झूठे प्यार की जरूरत नहीं है। राजेश और उसका परिवार शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया और भीड़ ने उन्हें हूटिंग करके वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। यह समाज का असली चेहरा था, जो उगते सूरज को सलाम करता है और डूबते को धक्का देता है। लेकिन आज आर्यन ने उन्हें आईना दिखा दिया था। इसके बाद मकान मालिक गिरधारी लाल की बारी थी, जिसकी जमीन और दुकानें आर्यन ने कानूनी तौर पर खरीद ली थीं, क्योंकि गिरधारी ने अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। आर्यन ने गिरधारी से कहा कि अब से यह जमीन ट्रस्ट की होगी और उसे यहां से जाना होगा। लेकिन आर्यन ने दरियादिली दिखाते हुए उसे बेघर नहीं किया, बल्कि उसे एक छोटा सा फ्लैट देने का वादा किया ताकि वह सुधर सके। समारोह के अंत में आर्यन ने अंजलि को शिलान्यास करने के लिए आमंत्रित किया, और जब अंजलि ने ईंट रखी तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस जगह पर उसे जलील किया गया था, वहीं एक दिन उसके नाम का पत्थर लगेगा। मीडिया वालों ने अंजलि को घेर लिया और उससे पूछा कि उसे कैसा लग रहा है, तो अंजलि ने केवल इतना कहा कि हर बच्चे में एक हीरा छिपा होता है, बस उसे तराशने वाले जौहरी की जरूरत होती है। उसने सभी माता पिता से अपील की कि वे अपने बच्चों पर विश्वास करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। शाम को जब वे अपने नए बंगले में लौटे, जो शहर के सबसे पॉश इलाके में था, तो वहां नौकरों की एक पूरी फौज उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। लेकिन अंजलि को इन सब चीजों से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसका बेटा उसके पास है। रात के खाने के बाद आर्यन अंजलि को घर के बगीचे में ले गया, जहां उसने एक झूला लगवाया था, ठीक वैसा ही जैसा अंजलि को पसंद था। दोनों वहां बैठकर पुरानी बातें करने लगे और आर्यन ने अपना सिर अंजलि की गोद में रख दिया। उसने पूछा कि मां, क्या तुम अब खुश हो? तो अंजलि ने उसके माथे को चूमते हुए कहा कि मेरी खुशी महलों में नहीं, बल्कि तेरे साथ होने में है। अगले कुछ हफ्तों में आर्यन ने शहर में तहलका मचा दिया और उसने कई भ्रष्ट अधिकारियों और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करवाई, जिससे गरीब मरीजों को बहुत राहत मिली। अंजलि अब ट्रस्ट का काम संभालने लगी थी
और वह रोज अस्पताल जाकर यह सुनिश्चित करती थी कि किसी भी मरीज को पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहना पड़े। जो पड़ोसी कभी उसे ताने मारते थे, अब वे अपनी समस्याओं के लिए अंजलि के पास आते थे और अंजलि बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद करती थी। उसने अपने दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखी, क्योंकि उसका मानना था कि नफरत को केवल प्यार से ही जीता जा सकता है। एक दिन अंजलि अपने ऑफिस में बैठी थी कि तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई, जो वही थी जिसने अंजलि को आर्यन को गोद लेने से मना किया था। वह औरत रोते हुए अंजलि के पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी कि उसने अंजलि को बहुत बुरा भला कहा था। अंजलि ने उसे उठाया और गले लगाया और कहा कि काकी, जो हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि उस वक्त हालात ही ऐसे थे। अंजलि की इस महानता ने उस औरत को इतना प्रभावित किया कि वह फूट फूट कर रोने लगी। यह खबर पूरे शहर में फैल गई कि अंजलि न केवल अमीर है, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा है। धीरे धीरे जीवन अपनी नई रफ्तार पकड़ने लगा और आर्यन ने भारत में ही अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया, ताकि वह अपनी मां के साथ रह सके। उसने अपनी शादी के लिए भी अंजलि को ही लड़की चुनने का अधिकार दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मां की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। अंजलि ने एक साधारण और शिक्षित लड़की को चुना, जो आर्यन के पैसों से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों से प्रभावित थी। उनकी शादी शहर की सबसे बड़ी शादी थी, जिसमें अमीर और गरीब दोनों शामिल हुए, और यह एकता की एक मिसाल बन गई। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि अंजलि अपने घर की बालकनी में खड़ी होकर डूबते हुए सूरज को देख रही है और उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति है। उसके एक तरफ उसका सफल बेटा आर्यन है और दूसरी तरफ उसकी बहू और गोद में खेलता हुआ पोता। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे थे, अपमान सहा था और गरीबी की मार झेली थी, लेकिन उसने कभी अपनी अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे उसमें कितनी भी देर क्यों न हो जाए। उसने साबित कर दिया था कि एक नर्स और एक भिखारी का रिश्ता दुनिया के किसी भी खून के रिश्ते से ज्यादा पवित्र और मजबूत हो सकता है। नीचे सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थीं और शहर अपनी रफ्तार में था, लेकिन अंजलि के लिए समय ठहर गया था। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसने उसे इतनी कठिन परीक्षा दी और फिर उसमें उत्तीर्ण होने की शक्ति भी दी। उसने मन ही मन उन दिनों को याद किया जब वह आर्यन को गोद में लेकर अस्पताल से निकली थी और लोग उस पर हंस रहे थे। आज वही आर्यन लाखों लोगों के लिए मसीहा बन गया था। सचमुच समय सबसे बड़ा बलवान है और वह किसी का कर्ज नहीं रखता। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और अपने परिवार के साथ अंदर चली गई, जहां हंसी और खुशियों की गूंज थी। बाहर अंधेरा हो चुका था, लेकिन अंजलि के जीवन में अब कभी अंधेरा नहीं होने वाला था, क्योंकि उसने जो दीप जलाया था उसकी रोशनी आंधी और तूफानों के बाद भी जगमगा रही थी। यह कहानी केवल एक मां और बेटे की नहीं थी, बल्कि ये एक विश्वास की यात्रा थी जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। और इस तरह उन सभी लोगों को जिन्होंने कभी एक मासूम बच्चे और उसकी मां का उपहास किया था, समय ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी और पश्चाताप की आग में जलने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अंजलि ने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि एक मां का दिल सागर जैसा होता है, जिसमें नदियां अपना मैल लेकर आती हैं, लेकिन वह फिर भी पवित्र रहता है।